हो गया। हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम प्रयास जेई 2.0। और हम लोग आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा सॉल्ट एनालिसिस, है ना। हालांकि ज्यादा नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में आज, लेकिन स्टार्ट जरूर कर देंगे। हाँ जी। सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सब लोगों को। कैसे हैं सब लोग? नमस्कार। सब बढ़िया भाई, सब लोग एकदम मस्त। हाँ जी, बताइए फटाफट। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ ही रहे थे ना, तो आज उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट को खत्म करेंगे पहले, फिर उसके बाद कुछ पीवाईक्यूज करेंगे और हल्का सा सॉल्ट एनालिसिस क्या होता है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर की एक रूपरेखा आपको तैयार करके दे देंगे, है ना। यस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बहुत बढ़िया, हम भी बहुत बढ़िया हैं जी। आप लोग बताइए। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सब सही है। सही चाहिए भाई, और क्या चाहिए, है ना। हम्म तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, क्यों भाई? क्या कष्ट है भाई ऐसे जीवन में? कह रहा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। हम्म आ, अच्छा चलेगा बेटा, जब मेहनत करोगे ना तो सब अच्छा होगा, है ना। जो इंसान मेहनत करता है ना उसके साथ बुरा हो सकता है, लेकिन लंबे टाइम तक नहीं हो सकता, है ना। स्टिल स्ट्रगल कर सकता है ना। स्ट्रगल किसी की लाइफ में आ सकता है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो स्ट्रगल बहुत लंबा हो, है ना। मेहनती इंसान हमेशा उस स्ट्रगल से पार पा लेता है। इस बात को हमेशा याद रखें जीवन में, है ना। कई बार हमें लगता है कि यार मैं कर तो बहुत कुछ रहा हूं लेकिन आउटपुट तो कुछ आ ही नहीं रहा है। हाँ, वो हो सकता है आपको इंस्टेंटेनियस आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो आउटपुट आ रहा है। आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में जरूर सीख रहे हो अगर आप जब मेहनत कर रहे हो तो, है ना। और एक टाइम आएगा जब वो जो आपने सीखा है उसकी कदर होगी, है ना। और उस दिन सब अच्छा होगा। यस, हाँ। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, दुख दर्द भी होता है जीवन में, बहुत सारा तरीके का होता है। यार ना उसके पापा ने तो ना उसको एक बढ़िया मोबाइल दिला के दिया है, मेरे पास तो छोटा सा मोबाइल है। अब ऐसा कोई जीवन में अगर दर्द है ना, तो भैया उसका तो कोई खत्म नहीं होने वाला ना, उसका कोई खात्मा नहीं होने वाला, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसा अगर जीवन है, कष्ट है, तो मतलब उसको जीवन से निकालो आप, है ना। हाँ, तो भाई वो मतलब गजब, उसका कोई अंत नहीं है। जब आप कंपैरिजन करने लगते हो ना खुद को किसी और के साथ, एक हेल्दी हेल्दी कंपटीशन हमेशा अच्छा होता है, लेकिन जब एक कंपैरिजन आता है ना हर चीज में, यार वो तो यार जीन्स तो बढ़िया पहन के आया यार, एकदम ब्रांडेड लेके आया है, मेरे पास तो देखो ऐसी वाली है। और यार उसके तो मतलब महिला मित्र हैं कई, हैं, और उसके तो मतलब पुरुष मित्र कई हैं, मेरे तो है नहीं, है ना। तो ऐसी चीज है तो वो फिर उसका कुछ इलाज नहीं हो सकता, है ना। मैं देख रहा हूँ, देखो यहाँ पर, हाँ, लिख भी रहा है कोई, है ना। हाँ, किसी कोई कोई कह रहा है गर्लफ्रेंड चिढ़ गई है। भाई वो वही बंदा होगा जिसको कोई भाव नहीं देता होगा, है ना। ये लोग माहौल बनाने के लिए लिखते हैं फालतू में आके ऐसे। मैं गारंटी दे सकता हूँ, है ना। और 1000 रुपए की स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ, कुछ नहीं होगा उसका, है ना। हाँ, वो ऐसे माहौल बना रहा होगा, ये छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चली गई, है ना, वो बात नहीं कर रही। अब भाई बात करने के लिए है कौन तेरे से? है कौन है तेरे से बात करने के लिए, बता। मतलब कुछ भी। आओ करते हैं स्टार्ट हम लोग, सेशन करें स्टार्ट। यस यस। हाँ, और अभी तो आपकी क्लासेस भी नहीं हो रही ना यार, फिजिक्स की तो क्लास भी नहीं हो रही, बताओ। और बताओ, अब फिजिक्स की क्लास भी नहीं हो रही है, क्लास भी कम हो रही है आप लोगों की। अब आप बोलोगे कि सर एक क्लास कम नहीं हो रही, मैथ्स की ज्यादा हो रही, बट स्टिल मतलब फिजिक्स नहीं हो रही ना, सिर्फ मैथ्स से तो करे हो ना इसके साथ, है। हाँ, तो मतलब कह रहा सर, हाँ नहीं सर और तो कोई नहीं, लेकिन फ्रेंड तो है ना बात करने को, तो अबे तो फ्रेंड ही तो है, और कौन बचा है ना। फ्रेंड से तुझे बात नहीं करनी, बात दिक्कत तो यही आती है ना। हाँ, आओ जी। तो आज वाला जो सेशन है, देखो मैं आपको बता देता हूँ इसमें हम लोग क्या करेंगे। पहले देखो, लेंथेनॉइड्स का कुछ पोर्शन बचा हुआ था, मैंने आपको कुछ पोर्शन लेंथेनॉइड्स का होमवर्क करने के लिए दिया था। आ जाओ बे, आ जाओ, पढ़ लो पढ़ लो। हाँ पढ़ लो, चलो पढ़ लो। हाँ मानता हूँ क्लासेस ज्यादा है थोड़ी, लेकिन अपनी क्लास तो कितनी लाइट होती है यार, मैं कितना कम पढ़ाता हूँ तुम्हें, है ना। वो सिर्फ तुम्हारा भला देख के कि यार बच्चे 5-5 4-4 क्लास ले रहे हैं दिन में, है ना, सेल्फ रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा।
वरना ये सिलेबस आपका कब का खत्म करवा चुका होता, मैं तुम्हें निपटा देता अब तक। लेकिन वो मोटिव नहीं है अपना, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, है ना। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, एक्टिनोइड्स की, है ना। और फिर उसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन टू सॉल्ट एनालिसिस, है ना। तो ये आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग सॉल्ट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, है ना। सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात होगी सॉल्ट एनालिसिस के। एक्चुअल सॉल्ट एनालिसिस नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट होगा, अगला जो सेशन होगा ना उसमें स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और जैसे सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट होगा, कई लोग लगेंगे मतलब सर ये क्या हो रहा है सर, है ना सर, इसमें तो इतना सब कुछ याद ही याद करना है मतलब, है, बताओ। वो तो जो रहेगा वो रहेगा भाई, देखो, है ना। देखो अगर मैं बात करूं ना लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स की, तो जेई मेंस का अगर जो सिलेबस है ना, वैसे एक्टिनोइड्स वगैरह जो है ना ये अपने एडवांस के सिलेबस में तो है ही नहीं। जेई मेंस का जो सिलेबस है उसमें एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आपका ये आता है, सॉरी, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, इसकी एप्लीकेशन पूछी जा सकती है, ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो जनरल क्वेश्चंस बनते हैं अगर मैं मेंस की बात करूं तो वो यहां से बनते हैं। हालांकि एफ ब्लॉक एलिमेंट से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं पूछने को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मतलब पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है ना। हाँ, और देखो एक्टिनोइड्स की अगर मैं बात करूं तो एक्टिनोइड्स में भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां से क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ना, कहां पर एक्सेप्शन है, और ऑक्सीडेशन स्टेट। जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, सिलेबस में सिर्फ यही दो चीजें मेंशन कर रखी है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सिलेबस में मेंशन कर रखी है। आप चाहो तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी लिख सकते हो। आप लोगों ने एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हमने अभी तक कहीं पर भी नहीं पढ़ा है ना। हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ के आ गए, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग वो पढ़ के आगे, लेकिन मतलब हमने एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा, इसी वजह से कुछ बहुत ज्यादा पोर्शन इसका पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। हाँ, आओ जी, आरजे सर, अब क्या अपडेट चाहिए तुम्हें। ये जो महीना है, मतलब ये जो मंथ है 25 दिसंबर से लेके 1 तारीख तक, इसमें ये बहुत कलरफुल वो होता है वीक, है ना। बहुत कलरफुल वीक होता है। तो इंसान क्या करता है ना यार, जैसे हम लोगों की अगर बात करें, टीचर्स की अगर हम लोग बात करें, तो पूरे साल भर हम लोग सेशंस लेते हैं, है ना। मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है हमारा सेशन, शुरू से रेगुलर की अगर हम लोग बात करें। हालांकि हमारा सेशन कभी खत्म नहीं होता, है ना, ऑनलाइन वालों का। ऑफलाइन में तो जैसे भी एग्जाम हो जाएंगे ना, छुट्टी हो जाएगी टीचर्स की, मस्त। लेकिन हमारा तो वो यूट्यूब पे सीरीज आ गई, उस पर ये सीरीज आ गई, है ना। तो ऐसा रहता है कि भाई जो टीचर होता है वो लास्ट में देखता है यार थोड़ा बहुत टाइम निकाल के कहीं थोड़ा खुद को रिलैक्स करें, है ना, रिफ्रेश फील करें। तो अब वो रिफ्रेश फील करने के लिए अगर प्रचार करके जाएगा बंदा, फिर कहां से रिफ्रेश फील करेगा वो, है ना। तो हो सकता है थोड़ा अपना टाइम बिता रहे हो, थोड़ी छुट्टी लेके गए हो, है ना। हाँ, तो तुम टेंशन मत लो, कोई कहीं नहीं गया है ना। हाँ, कोई कहीं नहीं गया। शादी वादी की मुझे पता नहीं भाई, हो सकता है शादी हो भी, है ना। लेकिन मतलब ऐसे चोरी छुपे तो क्या ही शादी करेंगे, मतलब बता के ही करेंगे यार, ये कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, ये तो खुशी की बात है ना, किसी का घर बस रहा है। तो मतलब ऐसे मतलब ऐसे तो नहीं होगा कि कोई छुपा के शादी करेंगे, आप सब लोगों को बता के करेंगे मतलब। हाँ, लेकिन पहुंच मत जाना तुम वहां, सारा हर व्यवस्था खराब हो जाएगी, क्यों। हाँ, बता के करेंगे यार, मतलब ऐसे मत, ऐसा तो मुझे विश्वास है। आओ जी, तो देखो यार, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे रखे थे, है ना। वो क्वेश्चंस भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यूज ही दे रखे थे मैंने। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस भी है जो मैं आज और पीवाईक्यूज लेके आया हूं, लेकिन उन पीवाईक्यूज को करने से पहले एक बार हम लोग खत्म कर लेते हैं टॉपिक, है ना। हम लोग टॉपिक खत्म कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पीवाईक्यूज पढ़ा दूंगा, है ना, पीवाईक्यूज करवा दूंगा, पढ़ा क्या दूंगा। देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, लो आ जाओ पढ़ लो यार भाई लोगों, हाँ पढ़ लेते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे, और मैंने आपके सामने ये वाली एक टेबल आपके सामने मैं लेके आया था, है ना। और इसमें मैंने आपसे कहा भी था कि भाई कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उनको आप लोग याद रखें, कोई बहुत ज्यादा तो था नहीं इसमें, है ना। ये 2-3 केस ही थे जो आपको ध्यान में रखने थे, और इनको अगर आपने ध्यान में रख लिया तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी सब कुछ वही होता है जैसे एक्चुअली होता है ना, जैसे एक्चुअली होता है, ठीक है। हाँ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हमें बात करनी थी, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में खुद से लिखने के लिए दिया था। हाँ जी, नोट्स में इंक्लूड करने के लिए दिया था। क्या आपको याद है क्या, आपने दिए थे क्या, आपने लिखा था क्या ये नोट्स में। हाँ, यस यस यस, क्या आपने ये चीज लिखी थी क्या सारी।
सर लिखा तो था, कुछ लोग बोलेंगे नहीं भी लिखा था, है ना, वो सब अलग अलग है भैया। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो सिल्वरी व्हाइट कलर के सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। एंड टर्निश रैपिडली इन एयर, है ना, और एयर में रखने से टर्निश हो जाते हैं, रिएक्टिव होते हैं, यस, इसकी वजह से। ठीक है, तो ये सबसे पहला, लेंथेनॉइड्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही आसान सी चीज। फिर उसके बाद अगर हार्डनेस की बात करो, द हार्डनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जब आप लेंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो आपकी हार्डनेस होगी वो इंक्रीज करेगी, है ना, जो आपकी हार्डनेस होती है वो बहुत इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करती है। अब ये जो मतलब हार्डनेस हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, है ना, और इसके अलावा जैसे सॉरी डेंसिटी हो गई, ये एक जनरल ट्रेंड ये है, जनरल ट्रेंड ये है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करेगा, लेकिन हो सकता है बीच में थोड़ा बहुत कुछ एक्सेप्शन भी आ जाए, ठीक है ना। हाँ, तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो लिखा है, मतलब एज इट इज वही ध्यान में रखना है, कोई बहुत ज्यादा आपको वो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखता है कि भाई इनकी टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होती है, मैंने आपको बोला था ना, डी ब्लॉक एलिमेंट में जो एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं उनकी भी अपनी एक टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर होती थी, जैसे बीसीसी हो सकती है, एफसीसी हो सकती है, एचसीपी हो सकती है ना। तो हालांकि वो आपको याद नहीं करने की भाई कौन सा एलिमेंट होता है, उसकी स्ट्रक्चर कौन सी होती है, लेकिन ध्यान में रखना है कि हाँ मतलब ऐसा कुछ होता है उनका, है ना। भाई मेटल्स है तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियस है, जो मेटल्स होते हैं जनरली वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। यस, बहुत बढ़िया। हाँ, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोग, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की, है ना, मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। जनरली ऐसा होता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है। यस सर, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करने का रीजन मतलब ऐसा कि भाई साइज छोटी हो रही है ना, साइज छोटी हो रही है, इसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो मतलब बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, छोटी साइज है, जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है ना, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है जनरली 1000 से 1200 केल्विन के बीच होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, छोटा सा, छोटी सी चीज आप लोग ध्यान में रखें, और वो छोटी सी चीज कौन सी है, सिमेरियम। यस, सिमेरियम, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इट इज एक्सेप्शनली हाई। यस, इट इज एक्सेप्शनली हाई, और कितना होता है, 1623 केल्विन होता है ना, इट इज एक्सेप्शनली हाई, और कितना होता है, 1623 केल्विन होता है ना। इस शशांक शेखर बेटा, मुझे लग रहा है तेरे कीड़ा लंबा है थोड़ा, अगर बकवास करा ना अभी, मैं देख रहा हूं तू कब से शुरू से स्टार्ट कर रहा है तू, मैंने तुझे ब्लॉक करवा दूंगा, है ना, और महीने भर के लिए, मैं सही बोल रहा हूँ, और महीना ही नहीं, एग्जाम नहीं होगा ना तेरा तब तक, थोड़ा बकवास कम कर दे। हाँ, पढ़ना तो पढ़ ले, नहीं तो भाग जाए यहाँ से। कहां से आ जाते हो सुबह सुबह तुम उठ के, हैं? हाँ, तो इसका ध्यान रखें भैया, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट, सर मेल्टिंग पॉइंट सिमेरियम का एक्सेप्शनली हाई होता है, बस इसका आप लोग ध्यान रखें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, और आगे देखते हैं, नेक्स्ट डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, ये डेंसिटी का भी सेम यही ऑर्डर है, डेंसिटी का भी सेम यही चीज है। लेफ्ट टू राइट जाने पर सर हो क्या रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर मास तो बढ़ ही रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है साहब, और साइज छोटी हो रही है, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, और डेंसिटी सर होती है मास बाई वॉल्यूम, और अगर मास बाई वॉल्यूम है, मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब जो डेंसिटी है सर वो इंक्रीज कर रही है। क्या हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, बोलो, डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। अब डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट लिखा है EU एंड YB, ठीक है ना। हालांकि पूछा नहीं जाता इतना, मतलब नहीं पूछा गया बहुत ज्यादा डेंसिटी वगैरह के बारे में, लेकिन फिर भी हम लोग याद तो रख ही सकते हैं, छोटी सी तो चीज है कि भाई लेफ्ट टू राइट जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट 1000 से 1200 केल्विन के बीच होता है, लेकिन ये भाई साहब है कहते हैं मेरा मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई है, ठीक है भाई, है तो है, क्या करें, है ना, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। फिर उसके बाद डेंसिटी की बात करें, लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरली इंक्रीज करती है, लेकिन एक्सेप्शन आता है EU एंड YB, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि भाई जिसको हम लोग याद नहीं रख सकते। यस, हाँ, अब एक चीज और थी इसमें, एक चीज थी और इसमें, लेंथेनॉइड्स में अगर कोई आपसे पूछे कि भैया जो लेंथेनॉइड्स में कौन सा एक एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव होता है ना, लेंथेनॉइड्स में कौन सा एक एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव होता है, यस यस,
अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि लैंथेनोइड्स में कौन सा एक एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव होता है, क्या बताओगे आप लोग? कौन सा एक एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव होता है? यस यस यस, कौन सा एक एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव होता है? कोई बता सकता है इस बात को? कोई बता सकता है? जल्दी बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी बताइए। कौन सा एक एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कोई भी, कोई भी, कोई भी। अबे यूरेनियम लैंथेनोइड होता है क्या? वाह। अब बताओ, यूरेनियम तुझे दिख रहा है कहीं यहाँ पे? यूरेनियम दिख रहा है? अबे मेरी आंख से देख, है ना, मेरी आंखों से देख, यूरेनियम दिख रहा है तुझे कहीं? नहीं दिख रहा ना? यस। तो भैया ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें सर? सर ये जो है ना पीएम, है ना, ये जो प्राइम मिनिस्टर पीएम साहब हैं, प्रोमीथियम है, ये जो है ना ये अलग ही होते हैं, है ना, ये अलग है। पीएम अलग है, ऐसे याद रखो, पीएम अलग है, पीएम अलग है, रेडियो एक्टिव है। क्या है? रेडियो एक्टिव है ना। तो ये छोटी सी चीज है, ध्यान रख लेना। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा बवाल है, मतलब मैं उस पे नहीं ले जाना चाह रहा हूं आपको, है ना, मैं उस पे नहीं ले जाना चाह रहा हूं आपको, लेकिन थोड़ा सा बवाल है इसमें। प्रोमीथियम एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स अनस्टेबल होते हैं, है ना, इसको ये कहना ज्यादा सही है। बाकी छोड़ो, मतलब अब जैसा भी है ना, हमें तो बस इतना सा ध्यान रखना है। ऑल राइट सर, चलिए फिर आगे चलते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात कर लेते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बात होगी कलर की। किसकी बात होगी? कलर की। हाँ देखो जी, देखो लिखा है इसने कि भाई जो ट्राइवेलेंट लेंथेनोइड्स आयन होते हैं, लेंथेनोइड आयन, ट्राइवेलेंट का मतलब समझते हो क्या? Ln3+, है ना, ये 3+ स्टेट में सीरियम हो गया, प्रोमीथियम हो गया, C3+, है ना, उसकी बात हो रही है, ठीक है। आर कलर्ड, है ना, ये कलर्ड होते हैं इन बोथ सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस स्टेट। अब मुझे एक बात बताइए, कलर के बारे में तो हम लोग इतने डिटेल में पढ़ चुके हैं ना, कलर तो हमने निपटा रखा है ढंग से। यस, हमने कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा था, हमने कलर डी एंड एफ, डी ब्लॉक एलिमेंट के मैंने कलर आपको याद करने को बोले थे, और साथ साथ मैंने ये भी बोला था कि आपको वापस रिवाइज करना है। कलर के रीजन हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, वहां पर हम लोग रीजन लिखते थे, डीडी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एक से दूसरे ऑर्बिटल में। यस, डीडी ट्रांजिशन की बात होती थी। जिसमें डीडी ट्रांजिशन नहीं होता था उसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता था, लिगेंड टू मेटल, मेटल टू लिगेंड, मेटल टू मेटल, है ना, या फिर जैसे एजीबीआर, एजीआई हो गया, वहां पर पोलराइजेशन की वजह से कलर आता था, है ना। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताओ एजीबीआर का कलर किसकी वजह से है? रीजन आपके सामने लिख देगा, है ना। तो हाँ, वहां पर डीडी ट्रांजिशन होता था, तो भैया यहां पर एफ एफ ट्रांजिशन भी तो हो सकता है। अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार, मतलब क्या यहां पर एफ एफ ट्रांजिशन नहीं हो सकता है क्या? अरे भाई एक स्प्लिटिंग एफ में भी तो हो सकती है सर, हमने तो पढ़ा ही नहीं। अब ऐसा थोड़ी ना तूने नहीं पढ़ा, उस सिलेबस में नहीं है, मतलब जो वो हो ही नहीं सकता, ऐसा थोड़ी ना। मतलब हमारा सिलेबस नहीं है हमारे पास ना, ये जो सारी चीजें हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ही हम लोग डी ट्रांजिशन वगैरह की बात करते हैं, सिर्फ वही पार्ट है जो हमारे सिलेबस में है, तो हम लोग सिर्फ वही पढ़ते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखें, कलर ऑफ दीज आयंस मे बी एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर एफ में इलेक्ट्रॉन है तो उसमें मूवमेंट की वजह से, ट्रांजिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन वो अपना कलर चेंज शो कर सकता है, ठीक है। यस यस यस, बहुत बढ़िया। इसमें एक बढ़िया चीज लिख रखी है कि जो लेंथेनम 3+ होता है और जो ल्यूटीशियम 3+ होता है, आयन शो नीदर एनी कलर बट द रेस्ट डूस, है ना। इनको अगर छोड़ देना ये भाई साहब, सबसे लेफ्ट वाला और सबसे राइट वाला ये कहता है हम कलर शो नहीं करेंगे, तो मत करो भाई, मैं कहीं कौन शो करने को, है ना। ये दो ध्यान रख लो, है ना, ये कलर चेंज शो नहीं करते, और बाकी वो बोलेंगे हम बिंदास हैं भाई, हम बिंदास हैं, है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये क्यों नहीं शो करते, इसका रीजन भी है ना। हालांकि जो लेंथेनम होता है भाई, ये तो अपना मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, लेकिन बट स्टिल लेंथेनम नहीं है, बट लेकिन इसने नाम दे दिया क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ ही पढ़ी जाती है। अगर आप लेंथेनम 3+ लिखोगे ना, अगर आप लेंथेनम 3+ लिखोगे तो सोच के देखो, 3+ में इसके पास डी और एफ कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, एक नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिलेगा। डी वाला इलेक्ट्रॉन उड़ गया, एस वाला इलेक्ट्रॉन उड़ गया, तीनों इलेक्ट्रॉन उड़ गए, तो पीछे कॉन्फिगरेशन कैसा बचा है सर? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बचा है ना। F0 कॉन्फिगरेशन है सर, यहां तो F में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो सर FF ट्रांजिशन की बात नहीं होगी, FF ट्रांजिशन की बात नहीं होगी सर, कलर भी नहीं शो। यस, मेरी बात समझ रही हो? समझ रही हो मेरी बात? यस यस, हाँ। और देखो, ये रहा ल्यूटीशियम, सर इससे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दो। अगर मान लो Lu3+ लिखता हूं मैं, तो सर Lu3+ क्या हो जाएगा? 4 of 14 हो जाएगा, है ना, 4 of 14 हो गया।
अरे भैया हम लोग लिखते थे D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन कलरलेस होते हैं जनरली, है ना, जनरली, क्योंकि वहां डी ट्रांजिशन नहीं होता। तो सर यहां पर भी F0 और F14 ये भी क्या होंगे, कलरलेस होंगे ना भाई। देखो F के सारे ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं, जब सारे ऑर्बिटल भरे हुए तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, ऊपर नीचे कहीं ट्रांजिशन होगा नहीं, और ट्रांजिशन नहीं होगा तो वो कलरलेस वाली कैटेगरी में आएगा। यस, ये वाली चीज है, थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद लिखता है कि द लेंथेनॉइड आयन अदर देन F0 टाइप एंड F14 टाइप एंड Lu3 टाइप आर ऑल पैरामैग्नेटिक। इनको छोड़ के बाकी जो आयन्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। अरे भाई पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया दादा, एक बात बता, पैरामैग्नेटिक से क्या समझता है तू? पैरामैग्नेटिक से समझ में आता है कि सर उसके पास एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यस, होगा ना, एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगर एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो अब सोच, अगर कोई F0 कॉन्फ़िगरेशन है, F0 कॉन्फ़िगरेशन मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अंदर वाला सारा का सारे ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं। अगर सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं तो उसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पैरामैग्नेटिक होगा ही नहीं। यस, फिर उसके बाद लिखा है इसने F14, 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन ठूस ठूस के भर दिया आपने। यस, अगर F14 आपने कर दिया तो यहां पर भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता। इसको अगर छोड़ दें, है ना, F0 और F14 कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ दें तो बाकी जितने भी लेंथेनॉइड्स होंगे सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं, उनके पास एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। बताइए। यस यस यस, मेरी बात समझ में आ गई क्या? डन डन, क्लियर है? बहुत सिंपल चीज लिखी है भाई, सारे लॉजिक्स, लॉजिकल चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि यार मतलब सर रट लो सर, मतलब, है ना। आइए आगे चलते हैं, हाँ आगे चलते हैं। जनरल केमिकल रिएक्शंस के बारे में थोड़ी सी मैं बात करने वाला हूं, है ना। तो देखो ये जो मेटल्स होते हैं ना, मतलब जो डी एफ ब्लॉक एलिमेंट लेंथेनॉइड्स होते हैं वो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम पड़े रहेंगे, है ना, ये रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। हालांकि इनके रिएक्टिविटी के बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करते, है ना, इनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इनको रिएक्टिविटी जो होती है ना वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है ना। क्या बोला जाता है कि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है ना वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, या हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, सोचो, है ना। जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं। यस, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, मतलब इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। ठीक है, और क्यों ज्यादा है वो सारी चीज हम लोग पहले बात कर चुके हैं, उसमें हम लोग ज्यादा आगे बात नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ। अब देखो अगर मान लो जो लेंथेनॉइड्स हैं, लेंथेनॉइड्स को मैं एलन से दिखा देता हूं, दिखा दूं क्या? सारे लेंथेनॉइड को एलन से दिखाते हैं, मतलब ऐसे दिखाया जाता है कि लेंथेनॉइड जो है ना उसको आप एलन लिख सकते हो। तो ठीक है सर, ये रहा आपका लेंथेनॉइड। अब इसकी कुछ रिएक्शंस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले लेंथेनॉइड को मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाना चाहता हूं, ठीक है, करवा दो। देखें वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, क्या लगता है आपको? यस, फिर उसके बाद लेट से कोई कहे सर वाटर के साथ तो हो गया, आप ना क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दो इसकी। मैंने कहा ये ले भाई क्लोरीन के साथ कर ले। फिर कोई कहेगा सर ठीक है सर हल्का सा नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करवाई लो, फिर इतना कर रहे हो तो। मैंने कहा भाई करवा ले, नाइट्रोजन के साथ करवा ले। फिर किसी ने कहा सर आप इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करवा दो। मैंने कहा भाई करवा ले। बताओ आपको क्या लगता है क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? यस, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? यस यस यस, हाँ, HCl के साथ भी करवा ही लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है? आ जाओ HCl के साथ करवा लो। सर HCl के साथ करवा ही लिया तो फिर सल्फर के साथ भी करवा लो, क्या दिक्कत है सल्फर से? ठीक है भाई करवा लेते हैं। अरे सर इतना हो ही गया तो फिर हाइड्रोजन भी ले ही डालो ना। ये लो, चलो इतना लिख दिया मैंने, करवाओ। देखिए क्या लगता है, क्या लगता है सर? सबसे पहली चीज तो आप ये बताओ कि ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स बनाएगा। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको लास्ट क्लास में इनकी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया था, इनकी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया था। वो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी थी? हम लोगों ने बात करी थी इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है। यस, इनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो कौन सी होती है दादा? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वो थी +3। याद है क्या आप लोगों को?
यस, इसके अलावा +2 और +4 भी शो करते हैं, लेकिन +2 वाले भी +3 में जाना चाहते हैं, +4 वाले भी +3 में जाना चाहते हैं। तो इनके सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट थे +3। तो ये जो कंपाउंड्स बनाता है ना, ये जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही बनाता है ना। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो। वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा तो इसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना। वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सर ये सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड बनाएगा, है ना, Ln2S3 बनाएगा। यस, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड बनाएगा, LnCl3 बनाएगा। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाएगा। सर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा। सर ये HCl के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड बनाएगा, है ना। और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाएगा। ये देखो साहब, सब में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, सब में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है। यस, +3 है। मेरी बात समझ में आई? यस यस। और क्योंकि यह हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, अभी हमने बोला कि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है सर वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। अगर यह हाइड्रोजन से ज्यादा, इसका मतलब जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड से भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। बताइए। यस यस, समझ में आई क्या बात? याद रख लोगे मेरे हिसाब से? हाँ, हो जाएगा। यस यस। अच्छा 3 बनेगा ना, 2 क्यों लिखा है? 3 बनेगा बेटा, 3 बनेगा। हाँ 3 लिख दो। हाँ हाँ, लिख दिया लिख दिया। HCl के साथ LnCl3 बनेगा। हाँ जी, LnCl3 बनेगा, है ना। अगर कार्बन की बात करें, है ना, कार्बन के साथ ही रिएक्ट कर लेता है ना। कई जगह लिखा होता है कि कार्बाइड बनाता है ना, LnC2 और Ln2C3, है ना। ये इस तरह के कार्बाइड का फॉर्मेशन कर सकता है ना। चलो ठीक है, कार्बन भी लिख लो, क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है दादा, नोट हो जाए तो मुझे बताना, आगे चलते हैं फिर। नोट हो जाए तो मुझे बताना, फिर आगे चलेंगे। यस, फटाफट लिखो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। दादा K2Cr2O7 KMnO4 की रिएक्शंस आप लोगों ने याद करी है कि नहीं करी, ईमानदारी से बताओ। क्योंकि यार उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है और वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, मतलब मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ, बार बार उस पर मैं इतना इम्फेसाइज कर रहा हूँ। हाँ जी। यस यस यस, डन हो गया। आगे चले, आगे चले, चलो ठीक है। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। कार्बन के साथ आप हीटिंग लिख लेना, है ना, कार्बन के साथ थोड़ा सा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, इस वजह से तब जाके कार्बन के साथ रिएक्ट करता है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता। ये थोड़ा सा ये लिख लेना बस, ठीक है साहब, हो गया। अब सबसे लास्ट में लेंथेनोइड्स के यूजेस की बात कर लेते हैं, है ना। लेंथेनोइड्स के यूजेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले सालों में ऐसा ट्रेंड देखा गया भाई कि साहब यूजेस पे छोटा सा चिपका देगा क्वेश्चन बीच में से, ये लो एनसीईआरटी की एक लाइन उठाएगा और वहां से पूछ लेगा क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे आजकल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी टॉपिक छोड़ो मत एनसीईआरटी में कहीं पर भी, और खास तौर पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। एनसीईआरटी की जब भी बात आती है तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक को कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं जेईई मेंस की बात करूं तो मतलब 95% पेपर एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है इनऑर्गेनिक में, है ना। केमिकल बॉन्डिंग को छोड़ दे तो बाकी जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री तो पूरी एनसीईआरटी से आती है। तो इसी वजह से उसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता, बीच में से कहीं से भी एक कोई लाइन उठा लेगा, यूजेस की भी लाइन उठा लेगा। यूजेस के क्वेश्चन पूछे गए, हमने किए भी हैं, पहले भी करवाए मैंने तुम्हें, है ना। तो छोड़ना नहीं है कुछ भी, जितना हो सके ना उतना याद करने की कोशिश, है ना। नहीं याद होता सारा, कोई बात नहीं, जितना हो सके मैक्सिमम उतना याद करो, ठीक है, डन। आओ जी आगे चलते हैं फिर। यूजेस ये कहता है कि जो बेस्ट सिंगल यूज है लेंथेनोइड्स का वो होता है प्रोडक्शन ऑफ अलॉय स्टील्स फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स, है ना। सबसे ज्यादा जो लेंथेनोइड्स होते हैं वो अलॉयज वगैरह बनाने में काम में आते हैं, अलॉयज वगैरह बनाने में काम में आते हैं, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक से भाई, कुछ साल तो ऐसे निकले ना इनऑर्गेनिक के, पिछले 3-4 सालों में अगर देखोगे ना तो कुछ साल ऐसे निकले हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से आते हैं, फिजिकल और ऑर्गेनिक से भी ज्यादा क्वेश्चन आए कई बार तो, है ना। अब समझ लो इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। यस। अच्छा देखो, एक चीज इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यूज की अगर मैं बात करूं तो वो है, एक अलॉय होता है जिसका नाम है मिश मेटल,
है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। यूजेस में ये चीज बताने के लिए ही मैंने आपको यूजेस लिखवाए, है ना। लिखता है कि विच कंसिस्ट ऑफ लेंथेनॉइड का मेटल होता है, 95% लेंथेनॉइड मेटल होता है, और लगभग, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आयरन, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, है ना, ये थोड़े थोड़े प्रेजेंट होते हैं। A good deal of mesh metal is used in magnesium based alloy to produce bullets, shell and lighter flint। मतलब जो बुलेट का शेल होता है ना, वो इससे बनाया जाता है। बुलेट्स जो खोखा होता है ना बाहर वाला, वो मिश मेटल का बना होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। और हालांकि इसके बारे में नहीं पूछा जाता ज्यादा, लेकिन फिर भी मतलब यूजेस में ये वाला यूज आप ध्यान रख लें, बाकी यूज ना भी याद रहे, कोई दिक्कत नहीं। मिक्स ऑक्साइड और लेंथेनॉइड्स आर एम्प्लॉयड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। ठीक है, पेट्रोलियम क्रैकिंग में यूज होता है, लेकिन लेंथेनॉइड्स के हम लोगों ने कोई पढ़ा नहीं, हमारे डायरेक्ट कोई क्रैकिंग वगैरह में इसका यूज है नहीं। यस, हाँ, लिखता है कि सम इंडिविजुअल lanthanide oxides are used as phosphorus as phosphorus in television screens and similar fluorescing surfaces, है ना। टेलीविजन स्क्रीन जो होती है उसमें फॉस्फोरेसेंस के लिए यूज किया जाता है किसको, कुछ जो लेंथेनॉइड के ऑक्साइड्स होते हैं उनको, लेकिन नहीं लिखा इसका, है ना, इसने कुछ लिखा नहीं है कि कौन सा यूज होता है, कौन सा यूज होता है वो नहीं लिखा, तो चलो ठीक है, इतना स्पेसिफिक नहीं पूछेगा वो, है ना, इतना स्पेसिफिक नहीं पूछेगा वो, एनसीईआरटी में नहीं लिखा। ठीक है, यस, हाँ। तो बस ये वाला यूजेस वाला पार्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखें। और आजकल ना पता लफड़ा क्या हो गया, आजकल पता है क्या लफड़ा हो गया, मतलब इतने सारे तो दिन क्लास, इतने सारे तो मतलब ये होता है कि भाई पेपर होते हैं, है ना, और हर दिन में ही अलग अलग शिफ्ट होती हैं, हर शिफ्ट का पेपर अलग अलग होता है। तो आजकल मतलब याद रखना ही बहुत मुश्किल हो गया कि कौन सा क्वेश्चन जेई में पूछ लिया और कौन सा नहीं पूछा, है ना। ये बड़ा मुश्किल काम हो गया भाई, अब बहुत मुश्किल काम हो गया। इससे पहले ना, जो बिफोर कोविड था ना, है ना, मतलब जो बिफोर कोविड था ना, उससे पहले मतलब मुझे याद होते थे कि ये वाला क्वेश्चन इस साल में पूछा है ना, और ये पता होता था कि यार इस वाले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे इतने सारे आ रहे हैं, इससे इतने सारे आ रहे हैं। अभी ना सब कुछ ऐसा होच पोच हो गया है, मतलब कुछ पता ही नहीं लगता आजकल तो, इतने सारे, मतलब वो 5 साल के अगर आप पीवाईक्यूज करोगे ना, 5 साल के पीवाईक्यूज, इतनी मोटी मोटी बुक्स आती हैं। पहले इतनी मोटी बुक्स 20 साल के पीवाईक्यूज की नहीं आती थी, है ना, और इतने सारे क्वेश्चन बोले, अब कोई इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है वो कोई मतलब ही नहीं रह गया। आजकल किसी भी शिफ्ट में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता उठा के, है ना, हाँ। तो आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है कि ये याद रखना कि ये वाला क्वेश्चन इस साल में पूछा है, भाई याद ही नहीं रख सकते, है ना, याद ही नहीं रखा जा सकता कि ये वाला क्वेश्चन इस साल पूछा गया, बड़ा मुश्किल हो गया। पहले वाले फिर भी याद होते थे। आ जाओ, बात करते हैं एक्टिनोइड्स की, है ना। लेंथेनॉइड खत्म कर दिया, बात करेंगे किसकी, एक्टिनोइड्स की। बहुत छोटी सी टर्म है एक्टिनोइड्स, है ना, बहुत छोटा वाली पार्ट देखेंगे, एडवांस के सिलेबस में है नहीं, और मेंस के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर भी हम लोग थोड़ा छोटा मोटा और भी आगे चीजें देख लेंगे, ठीक है। आओ जी, इसका मैं आपको बता चुका हूं, जो एक्टिनोइड्स होते हैं, पहली चीज तो सारे के सारे जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, है ना, सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ध्यान रखना है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। दूसरी चीज, एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता दिया था, 90 से लेके 103 तक होता है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, आपने नाम सुना है क्या, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, है ना, आपने नाम सुना है क्या, किसको बोला जाता है, किसको बोला था, कुछ जगह पर इसको यूरेनियम की जगह यूरेनिक भी लिखा होता है ना, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ये मैं आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा चुका हूँ, यस यस यस, मैं आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा चुका हूँ। जल्दी बताइए, व्हाट आर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स किसको बोला जाता है, बता सकता है कोई, यस यस यस, जल्दी बताओ। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, यस, बताइए बताइए बताइए, यस, बहुत बढ़िया बेटा। यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, एंड ट्रांस का मतलब एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, है ना, और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92 होता है ना। तो 92 के बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं, है ना। तो सिर्फ ये वाली चीज है, ये आपको ध्यान में रखनी है ना, छोटी छोटी चीजें। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो है वो तो आगे आ ही जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको आगे बता ही दूंगा, और तो इसमें आज कुछ है नहीं। हाँ, एक्टिनियम जो होता है एसी, ये अपना एक्टिनोइड नहीं होता, इसको ध्यान रखना, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो काफी इनके सिमिलर होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज, इस वजह से इसको इसके साथ ही पढ़ा जाता है ना।
सर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? आपके सामने लिखे गए, आपके सामने लिखे गए। स्टार्ट हो रहा है एक्टिनियम से, हालांकि ये एक्टिनियम फिर बोल देता हूं ये एक्टिनोइड नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी की वजह से इसको इन्हीं के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है ना। 90 से लेके 103 तक स्टार्ट कहां से होता है? थोरियम से। देखो यूरेनियम ये रहा ना 92, यूरेनियम 92 है। यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स है, सारे के सारे एलिमेंट को आप लोग कहते हो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। हाँ, और इसको इसको याद रखने का जो तरीका है, इसको याद रखने का जो तरीका है वो भी मैंने आपको उधर बताया था, है ना, उधर बताया था ना। इसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था क्या हमने? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कैसे याद रखना है, देखो इसको भूल जाओ एक बार के लिए, है ना, इसको भूल जाओ, यहां से मैं बताऊंगा। थोड़े पापड़ यूं नापो, यस, कैसे? थोड़े, थोड़े मतलब थोरियम, पापड़ यूं नापो नेपच्यूनियम। फिर कैसे याद रखना है? पुराने आम कम बिकेंगे, है ना, ऑब्वियस है, पुराने आम तो कम ही बिकेंगे, है ना, सीधी सी बात है। यस, ऑल राइट। फिर उसके बाद कैफे, सीएफ मतलब कैलिफोर्नियम, मतलब कैफे, कैफे में ऐसे फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ, फरमाओ मतलब फर्मियम, फर्मियम, यस, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नो लव, लास्ट में लोरेंसियम आता है, ध्यान रखना, है ना, फरमाओ मतलब, यस यस, हाँ। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो। और अगर मान लो आपने कोई और ट्रिक है वो आपने याद कर रखी है, तो वो आपकी श्रद्धा है, मैं नहीं कहूंगा कि आपने वो जो ट्रिक याद रखी है उसमें चेंज करो, है ना। एक ट्रिक याद रखो जिससे आप सारे एलिमेंट लिख दो, है ना, जिससे आप सारे एलिमेंट याद कर सको, बस ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना जरूरी है। तो ये ध्यान रखो, इसको लिख भी लो, थोड़े पापड़, है ना, हिंदी में लिख देता हूं यूं नापो, है ना, ये एकदम फिट बैठता है ये। पुराने आम, है ना, पुराने आम कम बिकेंगे, कम मतलब क्यूरियम, बिकेंगे मतलब बर्किलियम, यस, कम बिकेंगे, है ना। फिर कैफे, ये बिल्कुल फिट बैठता है भाई, कैफे में, ये मैं कुछ नहीं है, कैफे में ऐसे फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ एमडी, है ना, मेडलिविनियम, मैडम नो लव, है ना, लव बोले तो लोरेंसियम, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। भूख लग रही है कैफे का नाम लेते ही, हाँ, ठीक है, डन डन डन, याद हो जाएगा, यस यस यस। कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नंबर लाओ, है ऐसे, मैडम नूडल लाओ, और वो जैसे भी तुम्हें नंबर चाहिए, नूडल चाहिए, वो तुम देख लेना भाई अपने हिसाब से, है ना, हाँ वो देख लेना तुम अपने हिसाब से। मैंने तो अपने हिसाब से बताया मैडम नो लव, है ना, अब वो तुम्हारी जनरेशन को क्या चाहिए तुम देख लेना अपने हिसाब से। आओ जी, बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो हम लोगों ने बात करी थी कि भाई जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, है ना, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं n-2f, 1 से 14, n-1d, 0 से 1 और ns2, ये होता था, है ना। अगर मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो सर एफ ब्लॉक में अंदर एक्टिनोइड्स की बात करूं तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 5f में जा रहा है ना, 5f में जा रहा है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा? यहां तो ऑब्वियस है नोबल गैस आएगा ही, 5f 1 से 14, फिर ये आएगा क्या 6s, सॉरी 6d, है ना, 6d 0 से 1 और 7s, ये बन जाता है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ऑब्वियस है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी काफी सारे एक्सेप्शंस, है ना, एक्सेप्शंस भी हैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस, बोलिए बोलिए, यस मेरी बात समझ में आई क्या? 4f 1 से 14, है ना, 4f 1 से 14, 6d 0 से 1, 7s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, यस, ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर।
अब इसके एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शंस कहां कहां आ रहा है देख के बताओ, देखे मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, फटाफट देख के बताओ कहां कहां तुम्हें एक्सेप्शन मिल रहा है, कहां कहां आपको एक्सेप्शन दिख रहा है, देखना जरा। सर बहुत सारी जगह है सर, ये देखो ये डी में इलेक्ट्रॉन भाग गया यहाँ, है ना, ये देखो सर एफ में इलेक्ट्रॉन भाग ही नहीं रहा और ये डी में इलेक्ट्रॉन भाग गया, देखो यहाँ पर 6d2 हो गया, यस, फिर उसके बाद 4f2, फिर उसके बाद भी 6d में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 6d में सर इलेक्ट्रॉन होना ही नहीं चाहिए था। एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं 5f और 6d इसमें से किसकी एनर्जी ज्यादा है, एक बात मुझे बताओ, 5f और 6d अगर मैं आपसे एनर्जी का सीक्वेंस पूछूं तो किसकी एनर्जी ज्यादा है, कैसे निकालोगे सर, इसका जो n है वो 5 है और l जो है वो 3 है, यस, तो सर n प्लस l कितना है, 8 है। वैसे ही इसका जो n है वो 6 है और जो l है वो 2 है, इसका मतलब इसका भी n प्लस l कितना है, 8 है, यस, n प्लस l इज इक्वल टू 8 है। तो अब देखो हमें पता है कि जब n प्लस l सेम हो जाता है, n प्लस l सेम हो जाता है तो फिर उस केस में n देखा जाता है, जिसका n बड़ा है, जिसका n बड़ा है उसका एनर्जी ज्यादा होगा, यस, ऐसे ही तो पढ़ते थे, ज्यादा बोलना है यार, हाँ ना बोलना है यार, यस, ऐसा ही तो होता था ना। तो अब 6d में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होना चाहिए, 4f में। तो जहां 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 4f में इलेक्ट्रॉन फिल हो रखा है, जहां जहां 4f पूरा फिल नहीं हो रखा, जहां जहां 4f पूरा फिल नहीं हो रखा और इसके बावजूद अगर इलेक्ट्रॉन 6d में चला गया है, इसके बावजूद अगर इलेक्ट्रॉन 6d में चला गया है, इसका मतलब वो सारा का सारा एक्सेप्शन है। पहले पूरा इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, 4f 5f फिल होना चाहिए, है ना, पहले पूरा 5f फिल होना चाहिए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4f में 6d में जाना चाहिए, है ना। तो जहां पर भी है मतलब वो देख लो आप लोग, जैसे सर यहाँ पर देखो, यहाँ डी में इलेक्ट्रॉन, डी में इलेक्ट्रॉन, डी में इलेक्ट्रॉन, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, 6 7, यहाँ पर फिर से डी में इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं, देखो यहाँ तक, है ना, यहाँ 9 10 11 12 13 14 एफ में फिल हो रहा है, तो यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ तो एक्सेप्शन का रीजन मतलब बोल सकते हो कि भाई 5 4f में इलेक्ट्रॉन 5f में पूरा फिल हो गया तो फिर तो 6d में जाएगा ही, है ना। हाँ, तो 6d में इलेक्ट्रॉन पहले जा रहा है, 4f 5f फिल होने से पहले, तो वो सारा का सारा एक्सेप्शन वाली कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो हालांकि एक्टिनोइड का मतलब देख लेना एक बार के लिए, इसको याद रखना इसलिए आसान है क्योंकि शुरू के 4 इसमें एक्सेप्शन आएगा, फिर उसके बाद 2 नहीं आएगा, फिर 1 में आएगा और फिर उसके बाद नहीं आएगा एक्सेप्शन, है ना। तो इस वजह से इसको मतलब अगर 3 4 बार आप अपनी नजरों के सामने से निकालोगे ना, ट्रिक से थोड़ा ध्यान रखोगे यार ऊपर वाले 4 में आ रहा है, फिर 2 में नहीं आ रहा, है ना, फिर उसके बाद 1 में आ रहा है, फिर नहीं आ रहा, फिर सबसे लास्ट वाले में आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग मतलब ध्यान भी रख सकते हो कि यहाँ 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 एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रखना है, बाकी तो फिर ठीक है मतलब। और एक्सेप्शन में क्या होगा, एक्सेप्शन में होगा ये कि डी में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, बस फर्क ये होगा, डी में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, है ना, एफ में इलेक्ट्रॉन फिल होने की बजाय, ठीक है। ठीक है जी, तो हमने बात कर ली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, बात कर ली, अब बात कर लेते हैं आयोनिक रेडियस की। बताइए क्या लगता है आपको, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनिक रेडियस के साथ क्या घटित होना चाहिए। हाँ बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता, ऐसे थोड़ी ना कि इलेक्ट्रॉन डी में चला गया तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए एफ में, ओरिजिनली एफ में जाना चाहिए, लेकिन देर आर सर्टेन कंडीशंस, वो सबसे लास्ट में। ये जो एलिमेंट्स है भाई, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी ज्यादा नोन नहीं है, इनके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं किया गया है। और कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जो बहुत अभी अभी डिस्कवर हुए हैं, जिनके बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता है, तो नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन क्यों आया। हाँ, कुछ जगह आप लोग समझा सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन आ रहा है, सोच के देखो, ये सिमेरियम क्यूरियम का, सॉरी, है ना, क्यूरियम का आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज जो 5f7 होता है वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो ज्यादा स्टेबल होगा, इस वजह से कॉन्फ़िगरेशन आता है। लेकिन यहां पर क्यों एक्सेप्शन आया, अब इसका रीजन आज नहीं पता, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में पता लगे, है ना, लोग इसके बारे में जान ले कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होने के पीछे ये रीजन है, लेकिन अभी नहीं पता, है ना। और अगर मान लो पता है किसी को तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, यस, ठीक है। हाँ, तो आगे चलते हैं, आयनिक रेडियस की बात करते हैं भाई, बिल्कुल वही होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो आयनिक रेडियस है वो डिक्रीज करना चाहिए ना, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस डिक्रीज करना चाहिए। अगर आपसे कोई रीजन पूछ ले, यस, अगर आपसे कोई रीजन पूछ ले, क्या रीजन दोगे, क्या रीजन दोगे, बताओ देखें, अगर आपसे कोई रीजन पूछ ले तो क्या आप इसका रीजन लेंथेनॉइड की बजाय एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो क्या, क्या आप इसका रीजन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बजाय एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो क्या, बताइए जरा, बोलो बोलो बोलो।
क्या आप इसका रीजन एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो क्या? पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन, है ना, पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन। अरे भाई लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन में पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन होता था, तो भाई एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या दिक्कत है? यस। अरे बोलो ना। और सर यहां तो ना एक चीज और भी आ रही है सर, 5f के तो पुअर शील्डिंग देते ही हैं भाई, 5f से पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होंगे? 4f में भी तो फिल होंगे, तो उनकी भी तो पुअर शील्डिंग आती है साथ साथ, है अलोंग विद। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें साइज कम होने का एक और रीजन अलोंग विद 4f इलेक्ट्रॉन्स, है ना। पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन तो है ही, लेकिन 5f से पहले किसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है? सर 4f में भी तो फिल हो रहा है, और अगर 4f में फिल हो रहा है इसका मतलब उनकी भी शील्डिंग इफेक्ट पुअर ही होता है, तो दोनों मिला के। एक चीज और देखो, इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है किसमें? 5f में। 1 से लेके 14 तक लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, 5f में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, 5f का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है ना, क्योंकि ये जितना शील्ड करना चाहिए उतना शील्ड नहीं कर पा रहा। आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा है, एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, तो साइज धीरे धीरे कम होती जाएगी। यस, है ना। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में से कौन सा कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है? यस, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या लगता है आपका दिल क्या कहता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा? है ना भाई, दोनों में ही लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होगी, है ना। लेंथेनोइड्स में भी लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होती है, एक्टिनोइड्स में भी लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होती है। दोनों में से ज्यादा साइज किस में कम होती है? कॉन्ट्रैक्शन कहां पर ज्यादा होगा? क्या कहता है आपका दिल, आपका दिमाग क्या कहता है? बताओ कौन सा कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए? विच कॉन्ट्रैक्शन इज मोर? यस, बताइए बताइए। क्यों क्यों, रीजन बताओ, रीजन बताओ। ठीक है एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन मान लिया, रीजन बताओ क्यों हो रहा है ऐसा, रीजन बताओ। रीजन बताओ, रीजन बताओ। मान लिया एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है। अरे सर रीजन भी तो साफ है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में 5f इलेक्ट्रॉन की तो पुअर शील्डिंग है ही, साथ साथ 4f वाले भी तो हैं भाई। 5f से पहले 4f में भी तो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, तो यहां पुअर शील्डिंग इन दोनों की है। सर यहां तो लेंथेनोइड में सिर्फ और सिर्फ हम लोग पुअर शील्डिंग की किसकी बात करते हैं? 4f की बात करते हैं। यस यस। और एक चीज ये भी है कि सर जो 5f है वो तो न्यूक्लियस से और ज्यादा दूर हो गया भाई, 4f तो फिर भी न्यूक्लियस के नजदीक है, न्यूक्लियस के नजदीक है तो आउटर इलेक्ट्रॉन को फिर भी थोड़ा बहुत रिपेल करेगा। ये 5f कहता है भाई मैं तो पता नहीं कहां हूं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कहीं मतलब एकांत में हूं कहीं, है ना, मेरे आसपास बहुत कम ऑर्बिटल्स हैं, बहुत कम शेल्स हैं, तो 5f जो है वो तो बहुत ज्यादा दूर है न्यूक्लियस से 4f के कंपैरिजन में। और अगर न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है तो उसका शील्डिंग और कम होगा, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो लेंथेनोइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज ऐसे कम होती है ना, तो ये लेंथेनोइड में ऐसे कम हो रही है ना, अगर तो जो एक्टिनोइड्स होते हैं उसमें जो साइज है ना वो ऐसे कम होती है चीपली। यस, कम दोनों में ही हो रही है, लेकिन यहां धीरे धीरे कम हो रही है, यहां बहुत तेजी से कम हो रही है। इसका मीनिंग है एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। यस, समझ में आई मेरी बात? बोलो। है ना, है ना, है ना। ठीक है सर, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मान लो मतलब लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन कम है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब एक्टिनोइड्स की साइज कम हो रही है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं एक्टिनोइड्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होती है, मतलब ऑब्वियस आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सॉरी इनके कंपैरिजन में। साइज बढ़ गया तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे मतलब डायरेक्टली बता नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो वैल्यूज हैं, डेटा है, वो भी हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि भाई एक्टिनोइड में शेल बढ़ गया तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई होगी, लेकिन एक्चुअल डेटा हमारे पास नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, है ना। बात कर लेते हैं हम लोग किसकी? ऑक्सीडेशन स्टेट की। बात कर लेते हैं हम लोग किसकी? ऑक्सीडेशन स्टेट की। ध्यान रखना थोड़ा सा, क्या ध्यान में रखना है, ये जो एक्टिनोइड्स होते हैं ना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में वैरायटी ज्यादा होती है लेंथेनोइड्स के कंपैरिजन में। क्या कह रहा हूं भाई, लेंथेनोइड्स में हमने बात करी थी कि लेंथेनोइड कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं? जनरली +3 करते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो +2 और +4 शो करते हैं, है ना। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो लेंथेनोइड में होती थी वो +7 होती थी।
तो बहुत ज्यादा वैरायटी आपको नहीं दिखाई दे रही है। यस यस, अरे बोलो ना, बहुत ज्यादा वैरायटी आपको नहीं दिखाई दे रही। +3 +2 +4 काम खत्म हो गया। लेकिन जो आपके एक्टिवेट्स होते हैं इनमें बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखाई देती है ना। सर कैसी है, कौन कौन सी है, एक बार बता दो जरा। तो एक बार मैं लिख देता हूं, देखो। है ना, ये एलिमेंट लिख दिए, मान लो ज्यादा दूर दूर हो गया क्या, इधर दूर हो गया और इधर पास हो गया, वापस लिख देते हैं। है ना, अभी मैं आपको बताता हूं, सुनो, देख कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी। यस, देख लेना भाई, एलिमेंट सही लिखे हैं मैंने। हाँ, ये वाले एलिमेंट्स लिख दिए, चलो ठीक है। कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है ना, कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देखो, ये थोरियम शो करता है +4, ये करता है +3 +4 +5, ये शो करता है 3 4 5 6, देख रहे हो, ये शो करता है 3 4 5 6 7, ये भी शो करता है 3 4 5 6 7, ये शो करता है 3 4, ये भी 3 4, है ना। और फिर उसके नहीं, ये 3 4 5 6 है ना, 3 4 5 6, ये शो करेगा 3 4, ये शो करेगा 3 4, और उसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे +3 +3 +3 +3 +3 और +3 शो कर। देख रहे हो आप कितनी जबरदस्त वैरायटी, देख रहे हो आप लोग कितनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट शो कर पा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, इसमें जो वैरायटी होती है, नोट करो इसको फटाफट से, है ना। ये ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा ध्यान में रखनी है। यस, नोट करो इसको फटाफट, फटाफट नोट करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फटाफट नोट कीजिए। ये ऑक्सीडेशन, अच्छा इसका रीजन बता सकता है क्या कोई मुझे? यस 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 यस, जल्दी बोलो, कोई मुझे रीजन बता सकता है इसका, ऐसा काहे हुआ है भैया, इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट काहे शो कर रहे हैं ये? लेंथेनॉइड तो नहीं शो कर रहे थे, एक्टिनॉइड कैसे शो कर पा रहे हैं इतनी सारी? कोई बता सकता है मुझे? यस यस, कोई भी, कोई भी। ठीक है, ठीक है, अब सुनो, देखो इसमें सेम एनर्जी लेवल, यस यस, ये किसने लिखा है? रूपिका, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। देखो हो क्या रहा है इसमें, क्या होता है, इसने लिखा है कि ये जो 5F 6D और जो 7S होते हैं, यहां पर जो एनर्जी का गैप है वो काफी कम है, यहां पर जो एनर्जी का गैप है ये काफी कम है सर। तो इसी वजह से 7S के साथ साथ 6D वाले और साथ साथ 5F वाले इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं लेंथेनॉइड्स की, तो लेंथेनॉइड में ये क्या आएगा, 4F 5D और 6S। ये जो एनर्जी का गैप है इनके कंपैरिजन में वो ज्यादा है, इन तीनों के बीच एनर्जी का गैप ज्यादा है, इस वजह से 6S के साथ साथ 4F के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन की टेंडेंसी कम होती है ना। ये वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी में काफी कम डिफरेंस होता है, इस वजह से 7S के साथ साथ 5F वाले भी बोलेंगे यार चलो मन चला ही लेते हैं, है ना, एक बार बॉन्ड बनाने की कोशिश कर ही लेते हैं, तो वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नेपच्यूनियम शो करता है और पीयू शो करता है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इनका कहां लिखें इसको, इधर लिख लो चलो, है ना, इधर लिख लो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ध्यान में रखना। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +7 होती है।
तो ये दोनों में डिफरेंस भी हो गया, लेंथेनोइड और एक्टिनोइड में डिफरेंस भी हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये डिफरेंस भी हो गया है कि भाई इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, लेकिन जो लेंथेनोइड्स होते हैं उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 तक ही, वो +7 तक नहीं जा पाते। ठीक है, नोट कर लिया क्या? अगर नोट हो गया तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। ये ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है ना? यस यस यस, चलिए हाँ, इन पे क्वेश्चन आ सकता है, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। इनके नाम आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है ना, बताइए। फिर अब तो हो गया, बस खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा भाई, अब खत्म हो गया पार्ट। ठीक है, हाँ ध्यान रहेगा। चले आगे चले, ठीक है साहब। नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम इनकी मैक्सिमम होती है +7, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है सर, बाकी तो ये प्रॉपर्टीज हैं, फटाफट से एक बार देख लो, है ना, फटाफट से एक बार देख लो कि सिल्वरी होती है अपीयरेंस में, रिएक्टिव मेटल्स होती है ना, इनकी भी जो रिएक्टिविटी होती है, यस, इनकी भी जो रिएक्टिविटी होती है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड और हाइड्रोइड का मिक्सचर देते हैं, एंड कॉम्बिनेशन विद मोस्ट नॉन मेटल टेक्स प्लेस एट मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, HCl अटैक करता है सारी मेटल पे, है ना, ये HCl के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते, ध्यान रखना। HNO3 के साथ इनकी रिएक्शन नहीं होती, क्यों? HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, इनकी सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, और ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होने की वजह से, ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होने की वजह से ये HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। HCl के साथ, है ना, AC मान लो कोई भी एक्टिनियम या फिर आपका एक्टिनोइड है, ये बड़ा भाग के रिएक्ट करेगा HCl के साथ, है ना, और Cl3 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, लेकिन ये HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज इनके सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी। HNO3 जो होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है ना, इस वजह से ये रिएक्ट नहीं करता, ध्यान रखना इसका। अल्कली के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, है ना, अल्कली के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी इनकी। NaOH के साथ भी ये किसी तरह से कोई रिएक्शन शो नहीं, NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, और सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव इन, यस, ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं, बताइए। ठीक है, डन, सारे के सारे रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये वाले जो लास्ट में 2-3 पॉइंट बताया ना, ये वाला HCl के साथ रिएक्ट करेगा, HNO3 के साथ नहीं करेगा, NaOH के साथ नहीं करेगा, बस ये छोटी चीज है, वो आपको ध्यान रखना। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, एक छोटी सी चीज है बेटा और मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना, एक और छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, है ना, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, एक दे रखा है मैंने, कौन से दें आपको, कौन से दें? हाँ, अगर मैं तुमसे पूछ लूं, लेंथेनम का हाइड्राइड दे रखा है और ल्यूटेशियम का हाइड्राइड दे रखा है, और आपसे पूछ लिया बताइए बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? हाँ जी, बेसिक नेचर किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियस है ना, हाइड्राइड हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है तो OH माइनस देने की टेंडेंसी रखेंगे, और अगर OH माइनस देने की टेंडेंसी रखेंगे इसका मतलब वो बेस की तरह बिहेव करेंगे। यस, चलिए बताइए फटाफट, इसमें से कौन ज्यादा बेसिक होगा? यस, इनमें से कौन ज्यादा बेसिक होगा, जल्दी बताओ। फिर इसके बाद आपको PYQs करवाएंगे, है ना, कुछ PYQs करेंगे इसके बाद, जल्दी बताइए। यस यस यस, हम्म, हम्म, कौन था? ये रहा, अरे हो जाएगा ना यार, क्या दिक्कत है सर? देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटी होती है सर, इसकी साइज छोटी है ना, इसकी साइज बड़ी है, साइज बड़ी है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, OH माइनस रिलीज आसानी से करेगा, है ना, OH माइनस रिलीज आसानी से करेगा तो ज्यादा बेसिक होगा। साइज के अकॉर्डिंग आप लोग बता सकते हो, है ना, साइज के अकॉर्डिंग आप लोग बता सकते हो।
इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि सर लेफ्ट टू राइट जाने पर सर जो बेसिक नेचर होता है हाइड्रोक्साइड्स का वो डिक्रीज करता है ना, क्योंकि OH माइनस आयन रिलीज करना मुश्किल हो जाता है। यस, OH माइनस आयन रिलीज करना मुश्किल हो जाता है। डन है ना, ठीक है। तो चलिए फिर जनाब, इसी के साथ हम लोगों ने डी एंड एफ ब्लॉक खत्म कर दिया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो, सारे लोग बधाई के पात्र हैं। एक ऐसा चैप्टर जिससे लोगों को जनरली लगता है कि यार ये तो मुश्किल चैप्टर है ना, ये याद नहीं हो रहा। हमने 4.5 क्लासेस लगी है इसको खत्म करने में, लेकिन बहुत आराम से कर लिए। आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए कुछ इसके पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। 2021 का ये क्वेश्चन है, इसका एनडीए में बेटा SC लिखा है। The spin only magnetic moment, the spin only magnetic moments in BM for free Ti3 plus, vanadium 2 plus, scandium 3 plus ions respectively are. बताओ बताओ बताओ। हाँ जी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यस यस यस, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। आपको बताना है इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर। पोल दे दे, चलो आज तो पोल कर लेते हैं ना यार, लास्ट क्लास में पोल नहीं किए थे हम लोगों ने। लास्ट क्लास में तो वो तुम्हारा काम ही नहीं कर रहा था। आओ आओ आओ, पोल आपकी स्क्रीन पर है, लास्ट नहीं, लास्ट टू लास्ट में। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई लोगों। अरे खुद से सॉल्व करना है भाई, भेड़ चाल के चक्कर में मत मत पड़ जाना, है ना। वो भेड़ चाल की वाली कहानी मैंने तुम्हें सुनाई रखी है ना, नहीं तो निपट जाओगे, निपट जाओगे या फिर निपटा दिए जाओगे, है ना। अपने से होशियार ना समझे किसी को, अपने से ज्यादा होशियार समझने की गलती आपको भारी पड़ सकती है। मैं तो हमेशा बोलता हूं, है ना, खुद को ही होशियार समझे कि हाँ जो मैंने पढ़ रखा है वो सही है। यस, आओ जी। हाँ हाँ हाँ, हो गया होगा मेरे हिसाब से, डन। तो पोल होने जा रहा भैया खत्म। देखते हैं कितनी प्रतिशत जनता ऐसी है जिसने सही जवाब दिया है। तो ये देखो, मैं कह रहा था भाई इसमें भी साला 77 पे आए हो तुम लोग। एक 10.5%, 11% वाले बी वाले कौन है भाई? तनी दीक्षित, पंडित श्रीवास्तव, मुकुल और वंशिका राजावत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे यार ये तो सीधे सीधे से क्वेश्चन है यार, तुम क्या कर रहे हो, हद है यार। सर स्कैंडियम जो होता है ना, वो AR 4s2 होता है। तो अरे भाई अगर 3 इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो स्कैंडियम के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, इसका जो म्यू होगा वो 0 होगा। स्कैंडियम का 0 होगा ना, तो ये और ये तो हो ही नहीं सकते। सबसे पहले काटा ही नहीं पे मारना था। और 11% जनता ऐसी है जिसने बी ऑप्शन टिक कर रखा था। भाई नींद में हो क्या, थप्पड़ उप्पड़ मारो खुद को, है ना। और नहीं है तो किसी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन को बोलो, मम्मी पापा को बोलो कि मेरी नींद नहीं उड़ रही। साइंस के बाद कौन आता है? टीचर आता है ना। ये क्या होता है भैया? AR 4s2 होता है कि नहीं होता? और अगर इसमें से मैं 3 इलेक्ट्रॉन हटा दूं, अरे 3 इलेक्ट्रॉन हटा भी दूं, फिर भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेड रहेगा। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसका जो म्यू होगा 1 × 1 + 2 √3। √3 होता है 1.732, तो मतलब इसका होगा 1.732। खत्म हो गया क्वेश्चन। दिक्कत क्या है यार? अरे बोलो ना यार। और वेनेडियम जो होता है यार, ये क्वेश्चन तो होना चाहिए था। ये तो मैं सोच रहा था कि मतलब छप्पर फाड़ के तुम सही जवाब दोगे। तो वेनेडियम 2+ जो है वो हो जाएगा AR3D3। तो इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? N = 3। अगर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो म्यू आएगा 3 × 3 + 2 आएगा, 5 3 15, 5 × 3 15, और ये 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। कितना आ रहा है? 87, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन है तुम गलत कर रहे हो यार, ये तो बहुत ही गलत बात है। यस, बहुत ही गलत बात है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, ये क्वेश्चन है 2022 का। ये क्वेश्चन है 2022 का। लिखता है अमंग CO3+, Ti2+, V2+ एंड Cr2+ आयन, वन इफ यूज्ड एज अ रिएजेंट कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। इनमें से एक ऐसा है जो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर सकता, है ना, हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर सकता। आगे कहता है इट्स स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन गैसियस स्टेट इज। गैसियस स्टेट में आप उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, है ना। तो मुझे लग ही रहा है कि चैट ऑफ ही करना पड़ेगा, है ना, ये चैट ऑफ ही करना पड़ेगा। यस, चैट मैंने ऑफ कर दी और पोल मैंने स्टार्ट कर दी। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट कर रहा हूं।
पोल आपकी नजरों के सामने ये रहा, बताओ जी। हाँ 30 सेकंड में पोल हो जाएगा खत्म। पोल आपकी स्क्रीन पर है, चैट मैंने ऑफ कर दी है, काम ही खत्म हो गया। अब आप लिख नहीं पाओगे इधर उधर फालतू की बात, है ना। हाँ जी, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है बे। अरे यार ये तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। ओ शिट 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 शिट, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ मतलब, ये पोल क्यों दे दिया। ओ भाई तो गड़बड़ होगी इसमें भी, मुझे लग रहा है कई लोगों ने जवाब भी लिखा होगा, है ना। इसमें भी कई लोगों ने जवाब लिखा होगा, देखिए क्या है, देखिए क्या, देखिए क्या कितने लोगों ने इसमें भी एबीसीडी लिखा है ना। देखना कई लोग होंगे जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, एबीसीडी में से एक टिक कर दिया होगा। चलो ठीक है, मैं ए पे टिक कर देता हूँ एक बार के लिए, मान लो। ये देखो मैं कह रहा था ना, सैल्यूट है तुम लोगों को, एकदम मजा आ गया मतलब। और ये लीडर बोर्ड देखिए कौन है, करण सिंह, शयन, अरमान, नाइक अल्ताफ और श्रुति सिंह। क्या बात है भाई लोगों, क्या बात है, जबरदस्त मतलब, है ना। एकदम जोरदार, मजा आ गया भाई। तो लो भाई, इसको मैं टाइमलेस पोल दे रहा हूँ, टाइमलेस पोल दे रहा हूँ। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इसका पोल दे दिया मैंने, है ना। और इसको मैं सिर्फ 10 सेकंड का पोल दूंगा, ताकि सिर्फ आप आपकी स्क्रीन पर आए और आप जवाब दे पाओ बस। है ना, है ना, है ना। हाँ बस टाइमलेस पोल दिया है। चलिए खत्म करते हैं इसको, पोल की मैं समाप्ति कर रहा हूं, है ना। आप फटाफट से जवाब दे दें, इसीलिए दिया था। पोल मैंने खत्म कर दिया, और इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट से, रिजल्ट देख लेते हैं। हाँ ये सही है भैया, 87.5 अभ्युदय, सजल, मिस्टर थंडर, मनीष, आईटी वाला रोहन। अच्छा देखो सर कैसे पता लगता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कौन नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट वो नहीं करेगा, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर पाता। कॉपर क्यों नहीं हाइड्रोजन लिबरेट कर पाता था, बिकॉज कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो पॉजिटिव होता था, है ना। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर पाएगा। ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन और उधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है। तो ये नहीं लिबरेट कर पाता, लास्ट क्लास में हमने ये चीज पढ़ी ली थी, जब मैंने आपको CO3+ से CO2+ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज बताई थी, है ना, उसकी वैल्यूज बताई थी। तो यहां पर जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी दुनिया जानती है, Ar4s2 3d7 होता है ना। और अगर CO3+ लिखा है, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6, और 3d6 में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो √4 × 4+2। यस ये कितना हो गया, अंडर रूट, ये हो गया 6 6 चौका 24, तो ये सर 4.9 कुछ समथिंग आएगा। और 4.9 में हमसे पूछा है नियरेस्ट इंटीजर, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मेरी बात समझे, यस यस, है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन 2023 जेईई मेंस का ये क्वेश्चन है, और हमसे पूछा है कि द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। सुनना अच्छे से, ऑप्शन पढ़ लेना। अरे तो पोल नहीं आया तो फिर इतने सारे बच्चों ने जवाब कैसे दिया पोल का। हाँ आओ जी देखो, 4 स्टेटमेंट दिए हैं कि मैग्नीज एग्जिबिट्स +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स ऑक्साइड, रुथेनियम एंड ऑस्मियम exhibit +8 oxidation state in their oxides, scandium shows +4 oxidation state which is oxidizing in nature, chromium shows oxidizing nature in +6 oxidation state, है ना। यस यस यस, ये 4 आपके सामने हैं, और मुझे लग रहा है चैट एक बार फिर से बंद करनी पड़ेगी, और पोल को फिर से चालू करना पड़ेगा, है ना। पोल को फिर से चालू करना पड़ेगा। पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाँ जी पोल आपकी स्क्रीन पर डाल दिया मैंने, जल्दी से देखो। यस आपकी स्क्रीन पर है बेटा पोल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जवाब दीजिए इसका। पोल होने जा रहा है खत्म, और मैंने टिक कर दिया है रिजल्ट पे। देख लेते हैं 78%, पंडित, श्रीधर, सजल, शनि, करण और सुदीप। देखो जी
ये तो स्टेटमेंट है यार, सीधा सीधा। मैंने आपको बोला था मैंगनीज जो होता है ना वो फ्लोरीन के साथ तो MnF4 ही बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ Mn2O7 बनाता है। इसकी स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देख ली थी, बात करी थी, एक्सप्लोसिव होता है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है। रुथेनियम और ऑस्मियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। स्कैंडियम जो होता है वो +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये कह रहा है +4 शो करता है, नहीं करता, गलत बात है। और क्रोमियम जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सारी दुनिया जानती है कि वो +6 से +3 में आना चाहता है। ये तो मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसका मतलब सर 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने 2023 डे मेंस का क्वेश्चन है और कहता है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके सामने दे रखा है वेनेडियम, क्रोमियम, Mn और CO के लिए, और वो दे रखे हैं -0.2826 -0.41 वोल्ट, है ना। ये देखना बेटा, ये माइनस इधर लगा हुआ है, ये माइनस है, ये है ना, 0.4 के आगे माइनस है, +1.57 एंड +1.97 वोल्ट रेस्पेक्टिवली द मेटल आयन विच कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम ए डाइल्यूट एसिड। इसमें से कौन कौन सा मेटल आयन है जो हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है, कौन कौन सा मेटल आयन है जो हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है ना। ये वापस से वही क्वेश्चन आ गया, है ना। मैं डायरेक्ट इसका पोल दूंगा बिना कुछ सोचे समझे, 30 सेकंड का पोल दे दिया। बहुत बार पढ़ लिया हमने, बहुत बार, है ना, बहुत बार पढ़ लिया भाई, ऐसे क्वेश्चन हमने खूब बार करे। और पूरा ना वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ तो ऐसे रिलेट करके समझाया था ना आपको, उसमें तो गलती होनी नहीं चाहिए, मतलब गलती करना गुनाह जैसा है। अभी अभी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, कौन हाइड्रोजन लिबरेट करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, है ना। तो बताइए, आपके सामने लिखा है यस, पोल आपकी स्क्रीन पर है। पोल आपकी स्क्रीन पर है, पोल होने जा रहा है खत्म, पोल होने जा रहा है खत्म। चलिए जनाब, वेरी गुड सर, पोल हो गया खत्म और रिजल्ट आपके सामने, सिर्फ और सिर्फ 66.33% बच्चों ने सही जवाब दिया, जो कि बहुत ही गलत बात है। लीडर बोर्ड देख लेते हैं, सजल, बपटुंडे, पांडे, अभ्युदय, सनी और भुवनेश, वेरी गुड। अरे महाराज हो गया इसको, हाँ। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले बताया यार, कैसी बात कर रहे हो यार, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, जैसे मान लो मैं जिंक की बात कर रहा हूं, Zn+2HCl गिव्स ZnCl2+H2, तो यहां पर जिंक किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर जिंक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल इसके रिडक्शन पोटेंशियल से कम होना चाहिए। H+ का जो रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग SHE का कहते हैं वो 0 मानते हैं, तो अगर जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से कम है, इसका मतलब नेगेटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तभी HCl में से हाइड्रोजन लिबरेट हो सकती है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल जब तक नेगेटिव नहीं होगा, हाइड्रोजन तब तक लिबरेट नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब नेगेटिव वाले ही हाइड्रोजन लिबरेट कर सकते हैं। कौन कौन है नेगेटिव वाले, वेनेडियम और क्रोमियम, वेनेडियम और क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, है ना। ये भी 2023 कोई और शिफ्ट में पूछा गया, किसी अलग दिन पूछा गया। क्या कह रहा है, द टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन ऑफ केमेनोफोर एंड पोटेशियम आयोडाइड इन द एसिडिक मीडियम इज। ज्यादा सोच विचार नहीं करूंगा मैं इस पे, है ना, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन दूंगा, इंटीजर टाइप का पोल आएगा, बिना सोच विचार किए। द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज आपसे पूछा है, पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए। पोल आपकी स्क्रीन पर दे दिया है मैंने। अभी कितने क्वेश्चन है भाई, तो है, हाँ बेटा, सोल्ट एनालिसिस में हल्का सा स्टार्ट करवाऊंगा अभी, है ना, लास्ट के 10-12 मिनट में, है ना। सोल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, ऐसा ना हो कि आप लोग भाग जाओ, है ना, ऐसा ना हो आप लोग भाग जाओ, पढ़ना है हमें, सोल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे अभी ना, स्टार्ट करेंगे। चलो चलो चलो। हम्म, हो गया, क्या बात क्या बात क्या बात। तो चलिए फिर रिजल्ट देख लेते हैं, पर लिख तो दो, तो भाई लिख दिया, रिजल्ट देख लेते हैं। 50% है ना, 50% है ना। देख रहे हो ये परसेंटेज कितना कम हो गया है, जैसे मैंने वो चेंज करी है,
सेटिंग चेंज करी ना, जैसे तुम्हें पता नहीं लग रहा। पंडित श्रीधर, सजल, सुदीप दीक्षित और वंश तंवर। अरे यार ये क्वेश्चन ना इतनी बार पढ़ा है तुमने, रेडॉक्स में पढ़ लिया, यहां पढ़ लिया, फिर भी बताओ तुम गलत कर रहे हो। केमेनोफोर जो होता है उसमें एमएन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, और अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात करूं तो ये +7 से किस में जाता है, +2 में जाता है। हमसे पूछ रहा है एमएन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना होगा, है ना। तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, बहुत बड़ी चीज है कि 7 में से अगर 2 माइनस करते हो ना तो 5 आता है, 5 का चेंज होगा, है ना। आंसर इसका 5 आएगा। बताओ कितनी बड़ी चीज थी यार, मतलब हद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 का क्वेश्चन है, 27 जुलाई 2022 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन न्यूट्रल और अल्कलाइन सॉल्यूशन MnO4 माइनस ऑक्सीडाइज थायोसल्फेट H2O32 माइनस को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, H2O32 माइनस को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। न्यूट्रल और अल्कलाइन सॉल्यूशन पूछ रहा है, न्यूट्रल और अल्कलाइन सॉल्यूशन में। पोल आपकी स्क्रीन पर दूंगा, पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया। न्यूट्रल हो या फिर अल्कलाइन हो, हालांकि अल्कलाइन वाला मैंने लिखवा रखा है ना, अल्कलाइन तो लिखवा ही रखा है, कर लोगे मेरे हिसाब से, जल्दी करो देखें। हाँ 30 सेकंड, पोल आपकी स्क्रीन पर, फटाफट बता दो। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, डायरेक्ट डायरेक्ट एकदम सीधा 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हाँ, और हमने लास्ट क्लास में लिखा है ये सब कुछ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सब कुछ लिखा है। होने जा रहा है पोल खत्म, चलो टाटा बाय बाय, रिजल्ट आपके सामने, कितना परसेंट है। अबे ओह ओहो, ये क्या हुआ बे, 40% पे आ गए तुम तो। विकास, फिर कृष, पलश, श्रेयांश, आईआईटी वाला रोहन, निपट गए ना। चैट ऑफ करने का फायदा तो हुआ है, मतलब लो, थोड़ा सा तुम्हारा, तुम्हें सांस नहीं आ रही होगी ना, गला थोड़ा सा खोल देते, तुम्हारा सांस नहीं आ रही होगी तुम्हें। मुझे पता लग ही रहा था, तुम्हें लग रहा होगा ऐसा तुम्हारा किसी ने गला पकड़ लिया हो जैसे। अरे तो यार क्या बात कर रहे हो यार, तुम लोग पढ़ के नहीं आते हो यार, इसका मतलब ये है एसिडिक मीडियम में S4O62 माइनस बनाता है, बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम में ये SO42 माइनस बनाता है। अरे भाई आप लोगों ने इसका तो एन फैक्टर की कैलकुलेशन भी करी होगी, है ना, एन फैक्टर की कैलकुलेशन भी करी होगी। पोल नहीं आया, वेरी गुड बेटा, जिसने जिसके पास पोल नहीं आता ना वो परसेंटेज में दिखाई नहीं देता, है ना, जिसके पास पोल ही नहीं आया ना वो परसेंटेज में दिखाई नहीं देता। अपना दिमाग कम लगाओ तुम, है ना, तुम अपना दिमाग कम लगाओ थोड़ा। पोल नहीं आया इसका मतलब अटेम्प्ट नहीं हुआ, अटेम्प्ट नहीं हुआ इसका मतलब वो पोल के रिजल्ट में नहीं दिखाएगा उसको, है। तुम्हारे मारूंगा मैं थप्पड़ कान पे, ज्यादा होशियार बन रहे हो मतलब है। आओ जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और इसमें भी मैंने चैट ऑफ कर दी है, और पोल आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है। चलो बताओ। यस यस यस, लिखता है कि केमेनोफोर ऑक्सीडाइजेस I माइनस इन एसिडिक एंड न्यूट्रल या फिर फ्रेंडली अल्कलाइन सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली टू। हाँ जी हाँ जी, आ गया है आपकी स्क्रीन पर, बताओ। पंडित श्रीधर, प्रेरणा, तुषार, आईटी वाला रोहन और कृष राज। यार क्लास में लिखवा रखा, अब क्या ही बताएं। I माइनस जो होता है इसको ऑक्सीडाइज करता है I2 में और IO3 माइनस में। I2 में होता है एसिडिक और ये होता है न्यूट्रल, लिख दो या फिर बेसिक लिख दो, है ना। इसमें IO3 माइनस, I2 एंड IO3 माइनस। अब क्या बताएं इसमें, मतलब क्या ही बताएं, अब बताओ। ये देखो एक और क्वेश्चन था, है ना, इसका पोल नहीं देंगे, चलो इसको डायरेक्ट बता दो तुम, इसको तुम डायरेक्ट बता दो चलो। हाँ इसका कोई पोल नहीं करेंगे, डायरेक्ट बता दो चलो। यस, इसका बताओ, डायरेक्ट बता दो। क्या कह रहा है, लिखता है पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक सॉल्यूशन, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस। अब यार क्या बताएं इसमें, बताओ।
सारी दुनिया जानती है कि K2Cr2O7 में क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और ये Cr3+ में जाता है। n फैक्टर इसका 6 होता था। यस, याद आया? +6 से +3 में जाता है। अब क्या बताना है इसमें, बताओ है? इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। चलो इसी के साथ डी एंड एफ ब्लॉक को करते हैं खत्म और हम लोग अब बात करते हैं किसकी, सॉल्ट एनालिसिस की। हल्का सा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, आज वाली क्लास में इतना ही हो पाएगा, कल से फुल फ्लेज सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कल से आएंगे मजे जोरदार। तुम कहोगे सर टॉपिक तो बस यही है ना, इतने कलर और इतनी स्मेल, है ना, और इतने प्रेसिपिटेट, इतने याद कर लोगे ना, मतलब जीवन में सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ वही दिखेंगे। इसका प्रेसिपिटेट बन रहा है, कोई गैस रिलीज हो रही है, स्मेल कैसी आ रही है ना, प्रेसिपिटेट का कलर कैसा बना है, फ्यूम्स कौन से कलर के निकले हैं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ यही दिखेगा, तो है ना। हाँ, तो आइए, आज सिर्फ रिबन कटिंग होगी, सही कह रहे हो आप, है ना, आज सिर्फ रिबन कटिंग होगी। हाँ देखो, सोल्ट एनालिसिस को ना कई जगह पर लिखा होता है क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी है, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी क्या काम में आता है, मतलब क्या है सोल्ट एनालिसिस। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये है क्या, सर ये है क्या। देखो, ये जो सोल्ट एनालिसिस है इसकी अगर मैं बात करूं ना, तो ये पहले, आज से पहले जेईई मेंस के सिलेबस में डायरेक्ट चैप्टर इंक्लूड नहीं कर रखा था इन्होंने। आज से पहले, इस साल से पहले क्या कर रखा था, डिफरेंस आपको बता देता हूं, है ना। तो इससे पहले जेईई मेंस के सिलेबस में एज अ चैप्टर इसको इंक्लूड नहीं कर रखा था, क्वालिटेटिव एनालिसिस या फिर सॉल्ट एनालिसिस। लेकिन हाँ, आपका जो लैब मैनुअल होता है ना, स्कूल का जो लैब मैनुअल होता है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे थे, बहुत सारे आयंस ऐसे थे जिसके टेस्ट हुआ करते थे लैब मैनुअल में। और लैब मैनुअल जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है वो जेईई मेंस के सिलेबस में है। तो क्वेश्चन मतलब इनडायरेक्टली इस पार्ट से आते थे, है ना, इनडायरेक्टली इस पार्ट से क्वेश्चन आते थे, ठीक है। लेकिन ये ऐसे मतलब डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं था कि सॉल्ट एनालिसिस जेईई मेंस में है। लेकिन हाँ, जेईई एडवांस में भाई पिछले 2-3 साल में ना इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब पता नहीं क्यों, इतना नहीं पूछना चाहिए इस टॉपिक से, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है ना। तो मतलब, लेकिन हाँ, ये जेईई एडवांस के सिलेबस में एक्सक्लूसिवली मेंशन था कि ये सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर का नाम दे रखा था, और साथ साथ में ये भी दे रखा था। हाँ, लैब मैनुअल में मोर सॉल्ट भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ, मोरम सॉल्ट नहीं, मैं मोर सॉल्ट। हाँ, तो जेईई एडवांस का जो सिलेबस था उसमें सॉल्ट एनालिसिस मेंशन कर रखा था, बहुत सारे केटायंस और बहुत सारे एनायंस, लगभग दोनों मिला के 30-35 केटायन और एनायंस थे जिनके टेस्ट हमें याद करने पड़ते थे, है ना। वो जेईई एडवांस के सिलेबस में हुआ करता था, है ना। अब अब क्या हुआ कि इस साल जो जेईई मेंस का सिलेबस आया है, इस साल जो जेईई मेंस का सिलेबस आया है, उन्होंने जेईई मेंस में कुछ आयंस ऐसे हैं जिनका टेस्ट स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि ये वाले केटायन और ये वाले एनायन ये आपके सिलेबस में, जेईई मेंस के सिलेबस में लिख दिया। जब लिख दिया है, हालांकि ऐसा नहीं था कि ये पहले नहीं थे, है ना, ये पहले भी थे, लेकिन मतलब इनडायरेक्टली थे, अब डायरेक्टली इसने मेंशन कर, ठीक है ना। तो हमें पढ़ना पड़ेगा। जेईई मेंस के लिए अगर मैं देखूं तो लगभग 12 या 13 केटायन एनायन आपके केटायन आपके सिलेबस में है, और 8 एनायन, 7-8 एनायन है जो आपके सिलेबस में है। तो लगभग 20 एक केटायन और एनायन है जो जेईई मेंस के सिलेबस में है। तो ये सारा सब कुछ हम लोगों को करना है, मतलब करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है ना, इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, है ना। और सबसे अच्छी चीज पता है क्या होती है, ये वो वाला पार्ट होता है जिसको बच्चा स्कूल में मिस कर देता है ना। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री स्कूल में भी मिलता था, याद है आपको, जब आप स्कूल में फिजिकल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की लैब में जाते थे, तो जब लैब में जाते तो वहां पर हमसे पूछा था रेडिकल निकालो, कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है ना। एक एक वो कागज की पुड़िया सी होती थी, उसमें एक सॉल्ट डाल के देते थे, याद है, कागज की पुड़िया में सॉल्ट डाल के देते थे और हमसे कहते थे कि बताओ इसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है, केटायन है कि एनायन है। लेकिन हम लोग क्या करते थे, हम लोग वो जो टेस्ट है वो मतलब ईमानदारी से परफॉर्म ही नहीं करते थे। और जब फाइनल 12th क्लास में इसका वो होता था, प्रैक्टिकल का टेस्ट होता था, तब सारे जो स्कूल वाले होते हैं वो सेटिंग करते हैं, जो भी एग्जामिनर आता है बाहर से उसकी बढ़िया खातिरदारी करते हैं, है ना, उसको बढ़िया जूस पिलाते हैं, उसको बढ़िया खाना खिलाते हैं, है ना, दिन भर सामने, मतलब उसको ऐसे ऐसा लगता है राजा महाराजाओं वाली फील आती है, बढ़िया गिफ्ट दे देते हैं उसको जाते जाते,
तो ऐसा करके सारे लोग सेटिंग कर लेते हैं मतलब एक तरीके से, है ना। कोई भी ईमानदारी से, है ना, ईमानदारी से कोई क्या हो, मतलब 2-4-5% अगर बच्चे ईमानदारी से करते हो तो बात अलग है। बाकी 90% केसेस में चीटिंग ही चलती है, सेटिंग का जुगाड़ होता है ना, और उसी में काम गड़बड़ हो जाता है। अगर कोई बच्चा, यस, अगर कोई बच्चा ईमानदारी से ये वाले टेस्ट परफॉर्म करे स्कूल में तो बहुत फायदा होता है ना, क्योंकि उसको बहुत सारे कलर, बहुत सारे प्रेसिपिटेशन, बहुत सारे गैसेस की स्मेल, गैसेस का कलर, है ना, सॉलिड्स का प्रेसिपिटेशन, ये बहुत सारी चीज उसको याद हो जाएगी, है ना। लेकिन हम लोग करते नहीं और उसका नुकसान हमें IIT JEE में उठाना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है, सुन लो मेरी बात, अगर कोई तुम्हारे छोटे भाई बहन है तो उनको ये सलाह जरूर दें। 1500 रुपए दिए थे, हाँ, है ना, आओ पैसे देते हैं यार, मतलब स्कूल वाले लेते हैं, बोले इतने पैसे लाओ, कोई कहेगा 1000 रुपए लाओ, कोई बोलेगा 500 रुपए लाओ। तब यही, अब एजुकेशन, अपना एजुकेशन सिस्टम साला हो ही ऐसा गया, क्या करें अब इसमें, नहीं देंगे तब भी नुकसान है ना। हाँ, तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनको आप ये सलाह जरूर दें कि अगर आप जेई मेंस या फिर एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्कूल में जो ये टेस्ट होते हैं, स्कूल में जो ये टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट जरूर करें, ईमानदारी से करें, है ना। होना सबसे लास्ट में वही है, जुगाड़ से ही करना है सब कुछ, लेकिन भाई जब परफॉर्म किया जाता है तब तो ईमानदारी से कर ले। आपको एक प्रोसेस पता लगता है कि पहले क्या ऐड करना है, किस तरह से ऐड करना है, बंसन बर्नर क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा बंसन बर्नर ये होता है। अब बंसन बर्नर आप में से कई लोगों ने देखा ही नहीं, जो बच्चा लैब में गया उसको तो पता है ना यार बंसन बर्नर क्या होता है ना, उसमें कैसे हीट करते हैं। मैं बोलूंगा कि ना ऐसे टिल्ट करके उसको हीट करना है ना। अब बहुत सारे ट्यूब जो होती है उसको, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोग नहीं पता पिपेट क्या होती है, ब्यूरेट क्या होती है। तो जब आप लैब में जाते हो तो ये सारी चीजें सीखते हो, ठीक है। हाँ, तो लेकिन मैं ये कहूंगा भाई आप लोग सारे जरूर जाएं लैब में। अब तो क्या जाओगे तो तुम्हारी उम्र चलेगी लैब में जाने की, है ना। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन है जेई मेंस एडवांस के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो उनको जरूर बोले ये बात, सलाह जरूर दे, कहने का मतलब ये। तो सर हम लोग करते क्या है सॉल्ट एनालिसिस में, देखो आपको क्या होता है, एक सॉल्ट दिया जाता है, लेट्स से मैं सॉल्ट की बात कर लेता हूं, NaCl एक सॉल्ट है ना, NaCl एक सॉल्ट है, बिल्कुल है साहब। अब ये जो NaCl एक सॉल्ट है, इसमें एक कैटायन है और एक एनायन है। आपको ये पहचानना होता है, जो सॉल्ट होता है ना, ये जो सॉल्ट आपको दिया जाता है पुड़िया में, आपको ये पहचानना होता है कि बताओ इस वाले सॉल्ट में कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है। तो हम लोग इस सॉल्ट का एनालिसिस करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्ट का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब ही यही है कि उस सॉल्ट में जो कैटायन और एनायंस प्रेजेंट है उनको पहचानो। कैसे पहचाने साहब, को कैसे पहचाने सर, मतलब देख के पहचान लेंगे नहीं, उसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा। थोड़ी ना पता आपको पुड़िया दे देगी बताओ इसमें कौन सा कैटायन है। Systematic determination of anions and cations present in a salt or salt mixture is known as salt analysis or qualitative analysis। जो मैंने बोला वही चीज लिखी है। क्या हो गया भैया, अटक गया हूं मैं तो, फ्रीज फ्रीज फ्रीज। अरे आवाज तो आ रही है क्या मेरी, हाँ, आवाज तो आ रही है क्या, परत ही देखना जरा क्या हुआ है, नहीं हो गया हो गया, ठीक, लैग था, लग गया, हाँ हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया भाई, ठीक हो गया, अरे ठीक हो गया भाई, हाँ हाँ, तुम्हारे रहते हुए लैग कैसे आ सकता है मतलब, है? हाँ, तो सर सॉल्ट बनता कैसे, पहले तो ये बताओ आप। सर सॉल्ट बनता कहते हैं, देखो सारी दुनिया जानती है यार, है ना, सारी दुनिया जानती है कि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सर सॉल्ट बनता है और साथ में पानी बनता है ना, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते है ना, इसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हो, ठीक है। और जैसे ही अरे कुछ नहीं बताया मैंने, रिपीट करने का कुछ था ही नहीं, अरे रिपीट करने का कुछ था ही नहीं भाई, मैंने तो यही बोला कि सॉल्ट एनालिसिस का मतलब क्या है। सॉल्ट एनालिसिस का मतलब है कि सॉल्ट जो होता है उसमें एक कैटायन होता है एक एनायन होता है, आपको ये पहचानना होता है कि कैटायन कौन सा है एनायन कौन सा है। तो ये जो सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक
जो डिटर्मिनेशन है केटाइंस और एनायन का किसी भी सॉल्ट में जो प्रेजेंट है उसको बोला जाता है सॉल्ट का एनालिसिस करना। सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है HCl, और अगर मैं बेस की बात करूं तो आता है NaOH। यस, HCl और NaOH दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, NaCl प्लस H2 बनाएंगे। मान लेते हैं ये है। अगर इस सॉल्ट की आप लोग बात करो, NaCl एक सॉल्ट है, NaCl एक सॉल्ट में जो केटायन है, केटायन केटायन है वो कौन सा है दादा, केटायन है Na+। यस, और इस सॉल्ट में जो एनायन है वो क्या है सर, एनायन है Cl-। बोलो ना हाँ कि ना, सही कह रहा हूं क्या, यस यस यस, सही कह रहा हूं। तो सर देखो ये जो केटायन है, ये केटायन कहां से आया है सर, ये केटायन सॉल्ट का केटायन कहां से आया है, ये बेस है ना, सॉल्ट का केटायन कहां से आया है, याद रखो सर सॉल्ट का केटायन आता है बेस से। यस, तो कम्स फ्रॉम बेस, ये कहां से आता है, ये फ्रॉम बेस है ना, ऐसे लिख दो आप लोग, केटायन कहां से आता है, बेस से आता है। और क्योंकि ये बेस से आया है इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, बेसिक रेडिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, इसको बेसिक रेडिकल बोला जाता है। जो केटायन होगा दैट विल बी नोन एज बेसिक रेडिकल। क्या कहा जाता है, बेसिक रेडिकल, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो एनायन है Cl-, कहां से आया है, एसिड से आया, बोलो हाँ कि ना। सर ये Cl- कहां से आया है, ये आया फ्रॉम एसिड, है ना, फ्रॉम एसिड। तो इसी वजह से ये जो एनायन है इसको बोला जाता है एसिड रेडिकल्स, है ना, इनको क्या बोला जाता है, एसिड रेडिकल्स। यस, इसको बोला जाता है एसिड रेडिकल्स, ठीक है। तो जब लोग जैसे ही हमारे पास सॉल्ट मिलता है ना, तो सॉल्ट जब मिलता है तो केटायन और एनायन में से सबसे पहले हम लोग एनायन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। किसका पता, यस, एनायन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। अरे बोलो, सबसे पहले जैसे ही आपको सॉल्ट मिलता है आप सबसे पहले टेस्ट किसके लिए परफॉर्म करते हो, एनायन के लिए परफॉर्म करते हैं। सर क्यों एनायन के लिए परफॉर्म करते हैं, उसका लॉजिक आपके सामने ये लिखा हुआ है ना, उसका लॉजिक आपके सामने ये लिखा हुआ है, देखो रीजन ये लिखा हुआ है आपके सामने। यस, हाँ, केटायन जो है, यस यस यस, केटायन कहां से आया है, बेस से, एनायन कहां से आया, एसिड से। तो केटायन को बेसिक रेडिकल, एनायन को एसिडिक रेडिकल लिखता है कि एनायंस आर आइडेंटिफाइड बिफोर केटायंस। क्यों क्यों क्यों, बिकॉज सम एनायंस में इंटरफेयर ड्यूरिंग द केटायन आइडेंटिफिकेशन। मान लो आपने क्या किया, एनायन का आइडेंटिफिकेशन नहीं किया, आपने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया केटायन का, सुनना मेरी बात, डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया किसका, केटायन का। जब आप केटायन का वो एनालिसिस करने जाओगे तो एक्चुअली क्या होता है, कुछ एनायंस ऐसे होते हैं, कुछ एनायंस ऐसे होते हैं जो केटायन का जब आप टेस्ट करते हो तो उसमें इंटरफेयर करते हैं। अब इंटरफेयर कैसे करते हैं हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन आप समझो कि ये जो एनायंस होते हैं ये उंगली करते हैं, चुल करते हैं जब आप केटायन का आइडेंटिफिकेशन करते हो। तो आपको लगता है, आपको ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट है वो केटायन की वजह से आया है, और बल्कि जो एक्चुअली जो कलर होता है, जो प्रेसिपिटेट होता है, वो एनायन शो करते हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, हमें पता ही नहीं लगता कि ये कलर, ये गैस केटायन की वजह से निकली है या फिर एनायन की वजह से निकली है। मेरी बात समझ में आ रही, यस। तो आप क्या करते हो, पहले पहले ये जो एनायन है इसको हटा देते हो, इनकी पॉसिबिलिटी को पहले हटा देते हैं, ताकि जब ये पॉसिबिलिटी हटा देंगे तब जो भी रिजल्ट आएगा उसके लिए हम लोग श्योर हैं कि वो केटायन से ही आएगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, दादा हाँ ना बोलना यार, यस यस यस। छुट्टी का जितना बोलोगे उतना लेट मिलेगी, है ना, उतना लेट मिलेगी। मेरी बात समझ में आई, ये बात समझ ली क्या आपने, कि ये जो एनायंस होते हैं इनको बोला जाता है इंटरफेरिंग एनायंस, है ना, इन एनायंस को क्या बोला जाता है, इंटरफेरिंग एनायंस। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इन इंटरफेरिंग एनायंस को हटाना पड़ता है ना, इनको हटाओ पहले, सारा इनको हटाओ और फिर उसके बाद केटायन का टेस्ट करो, है ना। और ये जो इंटरफेरिंग एनायंस होते हैं कौन कौन से होते हैं, देखो आपके सामने लिखे हैं, फ्लोराइड आयन लिखा है, फिर उसके बाद बोरेट लिखा है, फिर उसके बाद फॉस्फेट, ऑक्सलेट और सिलिकेट, है ना। तो ये एनायंस होते हैं, का ध्यान रखना है, यस यस यस, का ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो दीज आर नोन एज इंटरफेरिंग एनायंस, ठीक है, दीज आर नोन एज इंटरफेरिंग एनायंस, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद प्रोसेस क्या होता है ना, अब इसके बाद प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस आपके सामने लिखा है। सर प्रोसीजर कौन सा फॉलो करते हैं हम लोग, देखो जब भी किसी भी एनायन या फिर केटायन का एनालिसिस किया जाता है तो पहले किया जाता है प्रिलिमिनरी टेस्ट। क्या किया जाता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट, है ना, प्रिलिमिनरी टेस्ट, यस। और फिर उसके बाद किया जाता है कंफर्मेटरी टेस्ट। सर ये क्या होते हैं,
प्री, नाम से ही पता लग रहा है, मतलब अंदाजा लगाया जाता है। क्या किया जाता है? अंदाजा लगाया जाता है। ये अंदाजा है और ये कंफर्मेशन। मतलब जैसे भाई देखो हो क्या रहा है ना, आपके पास एक एक सॉल्ट है ना भाई, उसमें सॉल्ट में कोई भी कैटायन और कोई भी एनायन हो सकता है ना? अरे बोलो, उसमें कोई भी कैटायन और कोई भी एनायन हो सकता है ना? बोलो बोलो बोलो। तो यार ऐसे तो कैसे पता लगे? फिर हम क्या करते हैं, उसका कलर देख के, उसकी स्मेल से ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि यार ये तो नहीं है। मान लो 10 कैटायन है, आपने क्या किया, 4-5 कैटायन को एलिमिनेट कर दिया कि ये तो नहीं हो सकता है ना, ये हो सकता है। तो फिर आप जो टेस्ट है वो सिर्फ जो हो सकता है उसी के लिए करते हो। मेरी बात समझ में आई क्या? तो ये होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट, है ना, अंदाजा लगाना। और अब उन 4-5 में से यही है कंफर्म करने के लिए किए जाते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट, है ना, जिनको वेट टेस्ट भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे पता लगाते हैं, अंदाजा कैसे लगाया जाता है, फिजिकल अपीयरेंस देख के पता लगाया जाता है। जैसे मान लो, अगर मान लो आपको ब्लू कलर का सॉल्ट मिला है ना, ब्लू कलर का सॉल्ट मिला तो आप लोग ऐसे सोच सकते हो यार कॉपर सल्फेट तो नहीं है कहीं, है ना, ऐसे अंदाजा लग सकता है ना। तो जैसे मान लो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार इसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट हो, AgCl तो नहीं है ना। तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हो। आप उसका हीटिंग कर सकते हो, ड्राई हीटिंग टेस्ट कर सकते हो, फ्लेम टेस्ट कर सकते हो, बोरेन फ्री टेस्ट, फॉस्फेट बी टेस्ट, कोबाल्ट टाइट्रेट टेस्ट, चारकोल केविटी टेस्ट। ये बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इनको हम लोग एक एक डिटेल में पढ़, यस, इसको एक एक डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये वाली जो चीज है इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, यस, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करेंगे। आज आपको कोई डीपीपी नहीं मिलेगी। आज आपको रिवीजन करना है बढ़िया ढंग से बैठ के, और आपको उठाना है मॉड्यूल, यस, मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 करनी है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, यस, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की एक्सरसाइज 1 कर लो, 2 कर लो, पूरा डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट कर लो आप, यस, पूरा डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट कर लो। यही आपका आज का होमवर्क है। चलो खत्म करते हैं। मैथ्स की क्लास होगी शायद आपकी, कितने घंटे की आज मैथ्स? 3-4 घंटे है क्या? हाँ चलो कोई नहीं, आप लो मैथ्स की क्लास लो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ढंग से अगली क्लास में तैयार हो जाना। बहुत सारे कलर्स याद करने के लिए पहले ही बोल देता हूँ, है ना, हाँ, पहले ही बोल देता हूँ। ऐसे मत बोलना कि सर ऐसे ऐसे, ये तो इतना कैसे याद रखेंगे, क्या याद करेंगे, वो कैसे होगा, ये कैसे, जो होगा वो होगा, है ना, तो याद करना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। चलो फिर सेशन को करते हैं खत्म, अगली क्लास में मिलेंगे, यस। हाँ तुम गोली दे रहे हो, देखो ना, कोई कह रहा है 4 घंटे, कोई कह रहा है 5 घंटे, कोई कह रहा है 6 घंटे, और कोई कह रहा है 7 भी घंटे। वाह बेटा वाह, वाह। इसी वजह से तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं होता मुझे, है ना, हाँ, इसीलिए तो विश्वास नहीं होता तुम्हारी बात पे। चलो ठीक है, खत्म करते हैं आज का सेशन, है ना, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है दादा, रिवाइज करके आना, अगली क्लास में हम लोग धूम मचाएंगे नेक्स्ट सेशन से क्वालिटेटिव एनालिसिस में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और भाई सारे लोग पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम बेटा जी पढ़ाई से चलता है, सिर्फ मुस्कुराने, ठीक है। चलो फिर तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।